दूसरी। इसके बाद आपके दो दो राजा और आए थे, ठीक है। मैं एक के बारे में पूछूंगा आपसे कि इसके बाद जो शासक बना तो इसके बाद नहीं था, इसके बाद तो बहुत सारे आए, लेकिन जो थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसका नाम बता सकते हो कौन था? अजय पाल आया था फिर। अजय पाल तो 37 था। उसके बाद मैंने आपको दो तीन बीच में बताए थे, एक सोनपाल बताया था, एक तो सोनपाल था, एक लक्षण देव था, हाँ, और एक अनंतपाल सेकंड, ठीक है। तो माइक ऑफ करो आप विवेक विवेक आप बताओ मेरे को, सोनपाल और लसन देव के बारे में क्या जानते हो, या लखनपाल के बारे में क्या जानते हो? विवेक राणा। जी सर। हाँ बताओ। सोनपाल, हाँ लक्षण देव को हाँ लेख में सर वो लक्षण देव का है जो प्राप्त हुआ था। अच्छा। और सर ठीक है। सर आपका वो मिला है, क्या मतलब क्या मिला? एक आप शिलालेख मिली थी, उसमें सर उसे लक्षण देव कहा था। ये क्या होती है? आप सेंटीमेंट की सर यार। अरे यार कॉइन मिला था, सिक्का मिला था। आप क्या मिला था? उसे स्वर्ण, जो स्वर्ण सिक्का था उसी में ही कहा था लक्षण देव। सोने का तो नहीं था सिक्का यार, सोने का कहां से आ जाएगा? क्या ताम्र का था? यार तुमको ना तुक्के मार रहे हो, तुक्के थोड़ी मारने हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप कह रहे हो कि जो लसन देव था, लसन देव या लसन देव जो था, इसका जो हमें क्या मिला था, एक कॉइन मिला था। कैसा कॉइन मिला था? ताम्र कॉइन मिला था, कॉपर कॉइन मिला था। और उस कॉपर कॉइन से हमें पता चलता है कि ये जो बंदा था, ये बंदा जो है क्या कर रहा था आपका, वहां पर, कहां पर, ये जो भिलंग घाटी थी, ठीक है, सोनी भिलंग जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र में जो है कार्य कर रहा था। और इसी के क्वाइन से हमें पता चलता है कि ये क्या था, एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था, क्योंकि क्वाइन मिलना, उस पर नाम मिलना, ये उस टाइम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। इससे पहले जो आया था वो सोनपाल या स्वर्णपाल आया था। सोनपाल या स्वर्णपाल को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि सोनपाल या स्वर्णपाल वो शासक था जो इस राजवंश की राजधानी, या ये कह सकते हैं कि इस बार राजवंश का एक ग्रुप कहां ले आया था, सोनी भिलंग टिहरी के क्षेत्र में ले आया था, भिलंगना नदी घाटी में ले आया था। और आज भी अगर आप कभी भिलंगना नदी घाटी में जाते हो तो इस एरिया में एक क्षेत्र बड़ा फेमस है, एरिया बड़ा फेमस है, जिसको हम सोनी भिलंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था आपका अनंतपाल। अनंतपाल के बारे में पूछूंगा मैं। अरविंद आप बताओ जरा, अनंतपाल और जगतपाल के बारे में क्या जानते हो, फटाफट अरविंद। सर हाँ बताओ। पूछ रहे हो क्या? हाँ अरविंद देखिए हमारे पास, अरविंद देखिए। सर जगतपाल का एक ताम्र लेख मिला है जो आपके हाँ सुन रहा हूँ। रघुनाथ है। हाँ रघुनाथ मंदिर में। उसमें मतलब ये पता चला है कि जो संस्थापक था आपका सोमचंद, हाँ सोमचंद कनकपाल, चला कि वो प्रथम सोमचंद में बताओ तो आप कहाँ जा रहे हो, सोमचंद पे क्या हो गया अभी से? हाँ ठीक है। कनकपाल सॉरी। हाँ मतलब इस राजवंश का जो पहला शासक था वो कनकपाल था, ठीक है। जो इसका ताम्रलेख मिला है, इस ताम्रलेख से हमें ये भी पता चलता है कि इसको रजवार के नाम से बुलाया जाता था, रजवार के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। इसके ताम्रलेख से हमें ये भी पता चलता है कि इस क्षेत्र में किस क्षेत्र में, देवप्रयाग का जो क्षेत्र था, देवप्रयाग के क्षेत्र में इसने जो है आपका वैष्णव संप्रदाय के लोगों को जो है क्या दिया था, भूमि गिफ्ट के तौर पे दी थी, ताकि वो क्या कर सके, वैष्णव मंदिर का निर्माण करा सके, ठीक है। उसके अलावा जगतपाल के बारे में एक बात और है कि देखो हमने कहा था कि जगतपाल का जो ताम्र लेख मिला है वो हमें कौन सी भाषा में मिला है, संस्कृत भाषा में मिला है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में मिलने पर अब आऊंगा मैं रश्मि पे। रश्मि आप बताओ, आप क्या कह रही थी? सर वो संस्कृत भाषा नहीं है पहले तो। हाँ क्या है, गढ़वाली है सर। वो ये है कि जो जगतपाल था उसने गढ़वाली भाषा को अपनी राजभाषा बनाई थी। हाँ ठीक है। और तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये देखो जगतपाल ऐसा बंदा आ रहा है जिसने क्या है, कौन सी भाषा को, गढ़वाली भाषा को अपनी राजभाषा के तौर पे विकसित किया था, और इसी वजह से हमें इसका ताम्रलेख किस भाषा में मिल रहा है, गढ़वाली भाषा में मिल रहा है। मैंने एक चीज और बताई थी इसमें कि जगतपाल वो शासक था, ठीक है, जिसका हमें पवारों में पहला क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, किसका, कॉपर का। कॉपर का पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा का पहला
क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जगतपाल से रिलेटेड है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आया था वो आया था आपका अजयपाल। अजयपाल के बारे में मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम्हें सब कुछ पता है, नोट्स थे तुम्हारे पास। मैं आ रहा हूँ किसके पास? रश्मि कुबियाल। रश्मि आप बताओ, अजयपाल के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। सर अजयपाल ने जो ये 52 गढ़ों को जीता सर, और 1515 में इसने गढ़वाल शब्द को मतलब लाया था जी। और चांदपुर गढ़ी से सर देवलगढ़ अपनी राजधानी मतलब स्थानांतरित की थी इसने, मतलब बदली थी वहां से। हाँ ठीक है। और देवलगढ़ तक सर इसने 6 साल तक वहां पर अपनी राजधानी रखी। और सर देवलगढ़ में इसने जो मतलब राजधानी बनाने के बाद वहाँ पे राजेश्वरी मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर, भैरव मंदिर। जी सर, और अपना एक महल का निर्माण भी किया था उसमें, जिसमें वो एक सभा का जो एक मंडल बनाया था, मंडल नहीं है, मंडप होता है, ठीक है। मंडप बनाया था जहाँ से वो क्या करता था, अपनी पब्लिक को क्या करता था, स्पीच देता था, अपनी पब्लिक को आदेश देता था। जी सर, और सर इसमें जो मानवोदय काव्य में सर इसे युधिष्ठिर और इंद्र कुबेर की तुलना की गई है अजयपाल की। से की गई। अच्छा क्यों करता है ये कह रहा है कि ये युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र, कृष्ण, भीम जैसे लोगों से तुलना कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका मीनिंग क्या है? सर क्योंकि सर मुझे पता नहीं सर ये भीम की तरह बलशाली था सर। और कुबेर की तरह सर जो कहते हैं कि धनवान, खजाना या पैसा था इसके पास, क्योंकि पावनगढ़ जीतने के बाद इंद्र की तरह क्या? इंद्र भगवान तो रसिक टाइप के थे, हैं क्या? ऐसे संगीत नृत्य में व्यस्त रहता था या कुछ और? नहीं सर, ये इंद्र देवता की तरह क्या था, ये आपका युद्ध प्रिय था। इंद्र भी तो युद्धों में व्यस्त रहता था हमेशा, ठीक है। और कौन था? एक शासक और था, युधिष्ठिर की तरह क्या था, सत्यवादी था। भले इसने कपू चौहान को जो है झूठ बोल के जो है क्या कर दिया था, मरवा दिया था, लेकिन फिर भी जो है इसको युधिष्ठिर की तरह कहा जाता है। और कुछ किसने हमला किया था? हमला, अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपसे बेसिक पूछता हूँ, आप ये बंद कर दो। ये आज ब्रदर भी साथ में तुम्हारा राहुल? इससे हाँ ये बताओ जरा, इसने राजधानी देवलगढ़ क्यों लाया? अगर आप देवलगढ़ लाया तो देवलगढ़ से श्रीनगर क्यों लाया बताओ राहुल? सर यहाँ पे गढ़तांगगढ़ का आक्रमण हुआ जब अजयपाल शासक बना। गढ़तांगगढ़, चांदपुर गढ़ी और ये भूतगढ़ का आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल के दौरान, इसलिए इसने देवलगढ़ में अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। लेकिन उसके कुछ समय पहले राहुल देखो, भूतगढ़ कोई नहीं था एक्चुअली। देखो उत्तर काशी से लेके अगर हम कहा चमोली तक जाते हैं, पिथौरागढ़ तक जाते हैं, तो पिथौरागढ़ तो आपका किससे लग जाता है? नेपाल से लग जाता है, इसलिए हम वहाँ पे डोटी वर्ड यूज करते हैं, यानी पश्चिमी नेपाल का क्षेत्र, उसको डोटी कहते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ बात करते हैं, नॉर्थ की तरफ बात करते हैं, यानी उत्तर काशी के ऊपर और चमोली के ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भोटिया थे, ठीक है, वो भोटिया लोग जो थे अलग अलग, जैसे गढ़तांग एक क्षेत्र था, उसमें जो भोटिया काम कर रहे थे उसको हम कह रहे थे भोट। तो गढ़तांग गढ़ी के भोट, ठीक है, चमोली के भोट, नीति के भोट, दापा के भोट, एक वर्ड और आएगा अभी, दापा, ठीक है। अब वो दापा का क्षेत्र कौन सा है वो अभी मैं तो मैप में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कहा उत्तरी जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, और पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, यानी इसका चमोली जनपद का नीति और माणा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो भोटिया लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, उनके कारण जो है ये इसको परेशानी हो रही थी। दूसरा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक बंदा और था जिसने इस पे हमला किया था, इसको हराया था, उसका नाम था क्या? जिसने पहली बार कीर्तिचंद, गढ़वाल पर पहला शासक जिसने आक्रमण किया था, तो उस कीर्तिचंद ने इसको हरा दिया था। और इन हारों से जो है ये विचलित हो गया था, इसको लग रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो फाइनली इसने क्या कर दिया, वहां से राजधानी देवलगढ़ ले आया। देवलगढ़ ले तो आया जल्दीबाजी में, लेकिन समस्या क्या हुई, देवलगढ़ में जब हम रहते हैं ना, कि हम जब किसी प्लेस पे रहते हैं तब हमें उसकी अच्छाइयां और बुराइयां पता चलती हैं। तो देवलगढ़ क्या था, एक ऐसा प्लेस था जो टॉप पे था, पानी की दिक्कत थी, चढ़ने में दिक्कत थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, ठीक है, पर सेंटर में नहीं था, सबसे बड़ी बात है प्लेन भी नहीं था। तो अब इसने राजधानी के तौर पे जो है एक प्लेस विकसित करना चाहा जो प्लेन हो और सेंट्रलाइज हो, तो वो कहीं ना कहीं कौन सा निकल के आता है, श्रीपुर या श्री क्षेत्र निकल के आता है, ठीक है, और श्रीनगर को राजधानी ले आता है। किताबों में जो लिखा है इन्होंने, कई किताबों में जो है आपका कहता है कि इसने राजधानी 1506 में 1506 में जो है देवलगढ़ लाया था। तो अगर 6 साल हम लेके चलते हैं तो
1512 में ये राजधानी कहाँ ले आया, श्रीनगर ले आया। लेकिन समस्या ये है कि ये 1506 एग्जैक्ट नहीं निकल के आता है। कोई इसको 1503 कहता है, कोई इसको 1506 कहता है, कोई इसको 1509 कहता है, कोई इसको 1512 कहता है, और कोई जो है इसको ये कहता है कि 1519 में जो है इसने राजधानी श्रीनगर लाई। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं निकल के आती है, लेकिन इतना जरूर है कि जो 15th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी के प्रारंभिक दौर में 16 मतलब 15वीं तो खत्म हो गई, 1501 1502 यानी 16वीं शताब्दी का जो प्रारंभ होगा उसमें इसने राजधानी को कहां ले आया था, देवलगढ़ से श्रीनगर ले आया था। एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं निकल के आती है, क्योंकि जो इतिहासकार है उनमें क्या है, विवाद है। आपने टाइम पीरियड भी देखा होगा, टाइम पीरियड भी इसका जो है अलग अलग मिलता है हमें, कहीं पर 1490 मिलता है, कहीं 1498 मिलता है, अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है। इसलिए आपको इसमें टाइम पीरियड में नहीं जाना। एक मोटा मोटा टाइम पीरियड हमें याद रखना है कि इसने जो है 1490 से लेके लगभग या 1498 से लगभग 1520 तक काम किया होगा। ठीक है, ये सेक्शन था। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो इसने की हैं, बता सकते हो? बहुत सारी चीजें की है इसने, इसको ऐसे थोड़ी कहते हैं अशोक। ये सर इसने कप्पू चौहान को हराया था सर। ये कंडारगढ़ के शासक को भी हराया। कंडार कौन बता सकते हो, कौन था वो शासक? किसी ने ढूंढा हो? 10 मिनट तुम ढूंढा नहीं? चलो कोई बात नहीं। कौन था अरविंद? दुमक तो वहां के क्षेत्र को कहा जाता था। दुमक क्षेत्र का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी हुआ करती थी कंडार। ठीक है, इसलिए हम उसको कंडारगढ़ कहते हैं। कौन था राजा वहां? नरहरि सिंह। ठीक है, लास्ट राजा तो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो इसने 52 राजा रहे थे, किस किसको याद करोगे? हमें कप्पू चौहान निकल के आता है, कप्पू चौहान इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कुछ कंफ्यूजन संस्कृत भाषा वाला कौन सा है? अरे संस्कृत भाषा का कौन सा होगा? संस्कृत भाषा का जो सबसे पहला है वो है संस्कृत का सबसे ताम्रनी अभिलेख पहला, चांदपुर गढ़ी वाला। हाँ, और फटाफट बताओ आगे। अभी देख रहा, अभी तुम्हें लग रहा होगा सर अजय पाल वो शासक था। अजय पाल वो शासक था जिसने 52 गढ़ों को जीता था। इसके नहीं बताओ, नहीं इसने इस लहूलुहान को अपनाया था। मतलब इतने सारे युद्ध करने के बाद जब इतने क्षेत्र इसने जीत लिए, तो इसको कहीं ना कहीं जो है किसके पास जाना पड़ा? नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ संप्रदाय को जो है अपनाना पड़ा। और अपनाने के बाद इसने युद्ध की नीति छोड़ दी, इसने जो है अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, इसने अपनी जो मतलब कीर्ति थी, जो ये पॉपुलर हो गया था, उसको छोड़ते हुए इसने क्या कर दिया? किसी पर्टिकुलर धर्म को फोकस करना शुरू कर दिया। अपनाया का मतलब ये नहीं है कि उसने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन उस धर्म के विकास पे उसने बल दिया। ठीक है, यही काम किसने किया था? अशोक ने भी किया इसी तरह का काम, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? गढ़वाल का कहते हैं। हाँ, पंवार का अशोक भी कह देते हैं। एक उसके बाद सरोला ब्राह्मण प्रथा का प्रचलन। क्या था ये सरोला ब्राह्मण? सर इसमें जो खाना बनाने के लिए युद्ध के दौरान जो पंडित थे उनको कुछ चुना गया था। हाँ, पंडितों की कुछ जातियां थी जिनको जो है फिक्स किया गया था कि भाई आप सरोला ब्राह्मण हो। अब युद्ध क्षेत्र में या कहीं भी, युद्ध क्षेत्र में थोड़ी खाना खाते हैं, खाना तो यहाँ भी खाते हैं, शादी विवाह में भी खाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे? एक वस्त्र ओढ़कर, सिंगल वस्त्र ओढ़कर, बिना सिला वस्त्र ओढ़कर, धोती को सिला नहीं जाता है। ठीक है, तो बिना वस्त्र मतलब क्या है? एक बिना जो सिला हुआ वस्त्र होगा उसको ओढ़कर आपको क्या करना है? नहा धो के खाना बनाना है। और इसको सरोला ब्राह्मण प्रथा कहते हैं हम। इसी ब्राह्मण प्रथा के तहत जो है फिर जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को जो है बढ़ावा दिया गया। एक कहानी हो गई। दूसरी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ अदिति पे। अदिति आप बताओ। पाथा प्राणी का प्रचलन। अदिति आप माइक ऑफ करो। अदिति क्या जानती हो? इसका फिर शायद ये था पाथा प्रणाली जो थी, वो जो मेजरिंग यूनिट होती है अनाज को वो करने। कितना होता है एक पाथे में? कितना किलो होता है? कितना किलो? एक पाथा 2 किलो। 2 किलो के बराबर होता है। और क्या कहा जाता है इसको? और क्या क्या नाम दिया जाता है इसको पाथा में? अजय पाल को तो धर्मों बोलते हैं। हाँ, और देवलगढ़ में इसने पाथा प्रणाली शुरू की थी, इसीलिए इसको देवली पाथा भी दिवाली नहीं, देवली पाथा। आज कोई डे है, आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है। बता सकते हो कौन सा दिवस है आज? हरेला दिवस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे आप पे। अब हरेला मंथ आपका शुरू हो गया है पूरा 16 तारीख से 16 तारीख तक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरेला दिवस कब मनाया जाता है। हरेला दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में आ रखा है, 17 जुलाई को खतड़ुआ। 17 जुलाई को खतड़ुआ है। 17 सितंबर को खतड़ुआ है, सॉरी।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 16 तारीख को आपका क्या मनाया जाता है, ये हरेला दिवस मनाया जाता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अजय पाल के बारे में जो छोटी मोटी चीजें हैं कि हमने बोला था कि अजय पाल का हमें जो है कहाँ के देवबलगढ़ के विष्णु मंदिर से एक चित्र मिला है जिसमें उसने कानों पे कुंडल पहना है, सर पे पगड़ी पहनी है और पद्मासन मुद्रा में वो बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये एक ऐसा शासक है जो बाद में जो है क्या है, साधु प्रवृत्ति का बन गया था, हमें इससे पता चलता है। बाकी अगर गो रक्षा सुतांजलि की बात करते हैं, नवनाथ कथा की बात करते हैं, या फिर आपकी तांत्रिक विद्या के जो सामरिक ग्रंथ है, इन सामरिक ग्रंथों में भी जो है इसको कई नामों से बुलाया गया है। ठीक है, सामरिक ग्रंथों में जो है इसको किस नाम से बुलाया गया था, आदिनाथ के नाम से बुलाया गया था मेरे ख्याल से। हाँ, आदिनाथ। और गोरक्षा सुतांजलि में कहते हैं कि ये जो आपके नाथ संप्रदाय था, गोरखनाथ संप्रदाय था, उसके 84 सिद्ध शिष्यों में से एक शिष्य हुआ करता था ये आपका अजयपाल। यहाँ तक हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था। और इस अजयपाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किस पे, सहजपाल पे। अब देखो सहजपाल की अगर मैं बात करूंगा तो सहजपाल पे बात करते हुए देखो अब कहानी आएगी पुरानी। ठीक है, अब तुम्हारी यहाँ से लंका लगने वाली है। अब लंका कैसे, एक सेकंड पास ही कर दूंगा। अब लंका कैसे लगने वाली है, देखो टाइम पीरियड आपका क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अजयपाल से टाइम पीरियड लिखना हमने शुरू कर दिया है, क्लियर। अब क्या करना है आपको कि अजयपाल के समकालिक कौन था। ठीक है, सहजपाल के समकालिक कौन था। तो अब जो मैं स्लाइड खोलने जा रहा हूँ उस स्लाइड से मैं नाम दे रहा हूँ सहजपाल का। ठीक है, और सहजपाल का जो ड्यूरेशन निकल के आता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि अब मुझे पता चलेगा कि तुम पीछे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसी से पता चल जाएगा। क्योंकि आज की कहानी, आधा कहानी जो है वही वाली बात है, आधी कहानी आधी फसाना। ठीक है, आधा कहानी तुमने बतानी है और आधा कहानी मैं बताऊंगा तुम्हें। थोड़ा सा पहले मैं मैप पे ले जाता हूँ तुम्हें। ये है देखो, ठीक है, ये गढ़वाल है आपका, और ये कुमाऊं का जो क्षेत्र है, देखो कुमाऊं के नीचे तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि गोरखास थे। ठीक है, नीचे की तरफ। अब कुमाऊं से ऊपर गढ़वाल पे आओ, और गढ़वाल में जो हूण देश लिखा हुआ, हूण देश हम कहते थे तिब्बत को। ठीक है, हूण देश कब कहा जाता है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैंने शेयर नहीं की क्या, एक सेकंड सर, शेयर नहीं की, आप दिख रही है, ये है आपका। ठीक है, ये जो मैप है आपका देख लो, ये उत्तराखंड का मैप है। और उस उत्तराखंड के मैप में आपको एक सेक्शन कुमाऊं का दिख रहा है, एक सेक्शन गढ़वाल का दिख रहा है। कुमाऊं का सेक्शन 1790 में 1790 में हम गोरखों को दे चुके हैं, तो गोरखियानी लग गई है वहां पे। अब हमें गोरखियानी लगानी है किसमें, गढ़वाल के क्षेत्र में। वो लगेगी लेकिन टाइम लगेगा, उससे पहले मैं पवारों के बारे में पढ़ना है। तो गढ़वाल का जो एरिया है आप देख लो, कौन सा, एक ईस्टर्न एरिया देख लो ऊपर की तरफ का, और एक आप कौन सा देख लो ऊपर जो आपका उत्तर का क्षेत्र है, ईस्ट का, नॉर्थ का क्षेत्र है, और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उसको फोकस करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हूण देश कहा जा रहा है, और हूण देश कहा जाता था किसको, तिब्बत को। ठीक है, वर्तमान जो तिब्बत है उसको हूण देश कहा जाता था। तो हूण देश यानी तिब्बत जिसको हम कह रहे हैं, तिब्बत उस टाइम जो है, जैसे हमारा उत्तराखंड जो है विभिन्न गढ़ों में क्या डिवाइडेड था, छोटे छोटे गढ़ों में डिवाइडेड था, वैसे ही आपका हूण देश यानी तिब्बत भी छोटे छोटे गढ़ों में क्या था, डिवाइडेड था। और इन छोटे छोटे गढ़ों में जो आपका पश्चिमी जो क्षेत्र था आपका, ठीक है, किसका, हूण देश का, वो उस हूण देश के पश्चिमी देश को कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता था डोटी, डोटी नहीं सॉरी, दापा, दापा, DAPA, दापा। तो उस दापा के क्षेत्र से लगातार भूटिया लोग आक्रमण कर रहे थे। तुम्हें पता है तिब्बत में रहता कौन है, तिब्बती रहते हैं। ठीक है, तो तिब्बती कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी आंखों वाले, छोटी चौड़ी चौड़ी नाक वाले जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, चाइनीज टाइप की चिंकी जो होते हैं, उनके लगातार हमले होते थे। तो अब लगा लो आपका कि जहां पे से आपका जो है कुमाऊं का क्षेत्र खत्म हो रहा है, कहाँ, नॉर्थ, अगर हम इसमें आते हैं नॉर्थ ईस्ट में आते हैं ऊपर, तो वहां से लेकर कहाँ, सिरमौर तक का जो क्षेत्र देख रहे हो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में, दून वैली के ऊपर, इस क्षेत्र में आपके कौन थे, सारे भूटिया थे। और वो भूटिया लगातार क्या कर रहे थे, गढ़वाल के क्षेत्र में हमले कर रहे थे। तो अब जो नए वर्ड आएंगे, वहां आ रहा था डोटी, यहाँ आएगा दापा। ठीक है, तो डोटी ध्यान रखना नेपाल के लोग हैं, और दापा जो है आपके कहा है, तिब्बत और चाइना से रिलेटेड जो एरिया है वहां के लोग हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको और थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम देखते हैं, तो देखो इसमें और कुछ दिखेगा आपको। इसमें जो है बड़े बड़े साम्राज्यों की बात की इसने, कि देखो कुनिंद कहाँ काम कर रहे थे, कत्यूरी कहाँ काम कर रहे थे, खस कहाँ काम कर रहे थे। ठीक है, तिब्बत का जो क्षेत्र था, तिब्बत का क्षेत्र कौन सा था आपका, और वेस्टर्न जो आपका पहाड़ी थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो इस पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो केवल दापा को जो है क्या करना है, काम, दापा पे काम करना है। तो अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट शासक पे, जिसका नाम है सहजपाल। ठीक है, स्लाइड्स में मैंने आज कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि स्लाइड्स का सारा काम तो आपको करना है। जैसे ये कह रहा है कि अजयपाल के कुछ महत्वपूर्ण जो जीते हुए क्षेत्र थे, जैसे मंदाकिनी
उपत्यका लिखा है। मंदाकिनी उपत्यका मतलब है मंदाकिनी जो रिवर वैली है, उस वैली में जो है राजा था आपका कौन, दुमक राजा कहते थे उसको। नागपुर क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी कंडारगढ़। शासक था नरवीर सिंह, लेकिन इस पे आप जाओगे नहीं। देखो अब आते हैं सहजपाल पे। अबे यार ये तो पहले ही कर दिया मैंने, एक सेकंड। सहजपाल का ड्यूरेशन देख लो, टाइम पीरियड देख लो। सहजपाल का जो टाइम पीरियड लिखा है मैंने, वो लिखा है कितना, 1547 से 1575, 1547 से 1575। तो सबसे पहले मैं आप ही लोगों से सवाल करता हूं, जिस बच्चे को आता है वो अपना माइक खोल के बोल सकता है। मेरे को ये बताओ, सहजपाल के टाइम से, ड्यूरेशन से आपको क्या पता चलता है कि ये किसके समकालिक रहा होगा? अगर मैं गढ़वाल चंदों की बात करूं और मैं किसकी मुस्लिमों की बात करूं, रुद्रचंद। हाँ, रुद्रचंद तो कहा गया आप। रुद्रचंद और अकबर, वहाँ अगर दिल्ली में बात करें तो अकबर हो गया। अच्छा, तो केवल रुद्रचंद ही बात कर सकती हो आप, किसमें रुद्रचंद ही रहा होगा 1547? नहीं सर। हाँ, और सर मैं बोल तो रही हूँ कि दिल्ली की अगर बात करते तो अकबर भी होगा। हाँ, दिल्ली में तो अकबर है, ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। और सर इसके टाइम पे जो आक्रमण आगे 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 नहीं जाना, बस मैं केवल अभी समकालिक की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से इसके साथ था। केवल रुद्रचंद था या कोई और भी रहा होगा? अच्छा एक बात बताओ, 1555 से 1560 तक जो है कुमाऊं में कौन शासन कर रहा था? मैं अदिति आप पे आ रहा हूँ, अदिति आप बताओ। 1555 से 1560 तक, 1555 से 1560 तक कुमाऊं के क्षेत्र में कौन था शासक चंदों का? भीष्म था शायद। ठीक है, भीष्मचंद, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी सहजपाल किसका समकालिक हो गया? भीष्मचंद का समकालिक हो गया। ये याद नहीं करना आपको, लेकिन आपको ना भीष्मचंद पे जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है भीष्मचंद के बाद शासक बना था कौन? इसका बेटा, जो इसका क्या था, दत्तक पुत्र था, पालक पुत्र जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम था बालो कल्याण चंद, ठीक है। तो बालो कल्याण चंद भी इसका क्या हो गया? समकालिक हो गया। रुद्रचंद इसका समकालिक हो गया। उसके बाद कौन बना था? 68 के बाद कौन बना था? रुद्रचंद। तो रुद्रचंद समकालिक हो गया। यानी ये वो शासक है सहजपाल जिसने लगभग 3 शासकों का दौर देखा। कहां से? चंदों की ओर से। और अगर मैं कहा जाता हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं, तो दिल्ली में हम 1547 की अगर बात करते हैं, 1547 में, तो अकबर से पहले कौन था बताओ? हुमायूं था। तो हुमायूं का भी इसने छोटा सा दौर देखा, लेकिन हुमायूं के दौर में कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो दौर देखेगा, ये महत्वपूर्ण दौर, वो देखेगा अकबर का, ठीक है। तो सहजपाल एक ऐसा शासक है जो किसका समकालिक है? अकबर का समकालिक है। जो कहा कुमाऊं के क्षेत्र में किसका समकालिक है? आपका बालो कल्याण चंद का समकालिक है, भीष्मचंद का समकालिक है और रुद्रचंद का समकालिक है। अब मैं दोबारा चंदों पे जा रहा हूं क्योंकि हमें चंदों को ही फोकस करना है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ड्यूरेशन में 1547 से 1575 के बीच में उत्तराखंड के क्षेत्र में, खासकर गढ़वाल के क्षेत्र में, कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी? कोई बताएगा मेरे को? बताओ। ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह, मैं यहाँ पे तो बलभद्र शाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सहजपाल की बात कर रहा हूँ। उसको छोड़ दो। हाँ, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सहजपाल के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण, रश्मि को पता है, मुझे पता है, रश्मि बता देगी। मैं किसी नए बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने चंद पढ़ा है। बता सकते हो कौन था? पूजा। सर रुद्रचंद और भीष्मचंद के साथ से देखो, पुरुष पंथ की एंट्री अभी करानी नहीं है। मैंने बता दिया ना कि आप ना नीचे वाली स्लाइड मत पढ़ो, ऊपर वाला मैंने गोल करा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक है, उसमें कुछ है, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें, ठीक है। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको बताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि अगर पवार पढ़ोगे तो पवार में तुम्हारी जान खाऊंगा मैं चंदों की वजह से। बताओ भाई अरविंद, कौन सा हमला हुआ था यहाँ पे गढ़वाल के क्षेत्र में? और मैं तुम्हें डेट भी अगर बताना चाहूँ, मैं डेट भी बता सकता हूँ। एक तो हुआ था 1569 में और एक हुआ था 1573 के बीच में, 1575 सॉरी। हुसैन खान टुकड़िया का नाम सुना है? बताओ। जी हाँ, तो रश्मि ने तो सुना है, लेकिन बाकियों ने नहीं सुना है क्योंकि ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। उसने कुमाऊं पे नहीं किया था अटैक, उसने गढ़वाल पे किया था। नहीं, किसने? हुसैन खान टुकड़िया ने। आप देखो, यही तो है, ये उत्तराखंड का इतिहास है। अब ये उत्तराखंड का इतिहास क्यों है? सर अकबर।
अकबर के साथ और हाँ, अकबर के साथ। देखो, हम अगर बद्रीदत्त पांडे को पढ़ते हैं तो बद्रीदत्त पांडे कहता है कि हुसैन खान टुकड़िया ने कहां पे आक्रमण किया था, कहां पे हमला किया था, आपका कुमाऊं के क्षेत्र में हमला किया था। लेकिन हम शिवप्रसाद डबराल को अगर कैच करते हैं तो शिवप्रसाद डबराल ये कहता है कि इसने आपका कहा, जो आपका शिवालिक है, शिवालिक रेंज है आपकी, आपको पता है कि हिमालय की अलग अलग रेंज है, आपकी ग्रेटर हिमालय है, लोअर हिमालय है, शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक के बाद तराई है, भावर है। तो इसने कहा आपका, किसने, जब डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कहा कि हुसैन खान टुकड़िया ने शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब शिवालिक ऐसा तो है नहीं कि केवल कुमाऊं में है, शिवालिक ऐसा तो है नहीं केवल गढ़वाल में है, शिवालिक तो हिमालय का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जो कहां से लेके उत्तर काशी से लेके और कहां तक विस्तृत है, आपका पिथौरागढ़ तक पूरा विस्तृत है। यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपके हिमालय पर्वत के अंतर्गत आ रहे हैं, हिमालय की सीरीज के अंतर्गत आ रहे हैं, जहां जहां शिवालिक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हमें इसी को पकड़ना था। यहाँ पे टाइम पीरियड को देखो, 1545 से 1575, मैंने कहा था 1569 में एक बंदा था हुसैन खान टुकड़िया, उस हुसैन खान टुकड़िया ने एक शासक पर हमला किया था, कहां, कुमाऊं के क्षेत्र में। तो अब मेरे को बताओ, कुमाऊं के क्षेत्र में इसने किस पे हमला किया था हुसैन खान टुकड़िया ने, बताओ। रुद्रचंद। रुद्रचंद पे। अरे यार, एक ही लड़की बताएगी, बाकियों ने क्या कर रखा भाई, है, सारे बताएंगे इस चीज को। तो रुद्रचंद पे हुसैन खान टुकड़िया का आक्रमण हुआ था। रुद्रचंद ने जो पहला आक्रमण किया था, रुद्रचंद पे जो हुसैन खान टुकड़िया ने पहला आक्रमण किया था, वो किया था इसने 1569 में, ठीक है। इस युद्ध में इसने जो है लूटपाट तो की, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया बरसात के टाइम पे फोकस किया था इसने। लेकिन जो 1575 में इसने हमला किया था, उस 1575 के हमले में जो है इसने भयावह तरीके से लूटपाट की थी। और बाद में ये हुसैन खान टुकड़िया जब दिल्ली जा रहा था आपका, ठीक है, वहां पर रास्ते में जो है क्या इसकी मौत हो गई, क्योंकि इंजर्ड था। कहां का था ये, शाहजहांपुर, ठीक है, लखनऊ का भी आपका मनसबदार रह चुका था, आपका दीवान रह चुका था। तो ये जो चीज है, ये चीजें आपको फोकस करनी है। देखो, चंदों से ही ला रहा हूं मैं सब कुछ, यहाँ मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो सहजपाल की अगर मैं बात करता हूं, तो सहजपाल एक क्या था, आपका बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा जो है डिप्लोमेटिक शासक था, ठीक है, प्रजा के हितों का भी ध्यान रखता था। और इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना निकल के आती है, वो है शिवालिक के क्षेत्र पर हुसैन खान टुकड़िया का हमला। पर ये हुसैन खान टुकड़िया किससे रिलेटेड था, आपका अकबर से रिलेटेड था, अकबर का मनसबदार था। और इस अकबर के मनसबदार के बारे में मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ये मनसबदार वो मनसबदार था जो कहा गया था, लाहौर गया था। और लाहौर में जब इसने किसी हिंदू को जो है क्या कर दिया था, वालेकुम सलाम जो भी है वो किया, तो बाद में जब इसको पता चला कि ये तो हिंदू है, तो इसने सबकी दाढ़ियां कटवा दी और उनको कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया, जिसकी वजह से हिंदुओं की पहचान हो पाए। इसी वजह से इसको एक जो है नाम दे दिया गया, हुसैन खान टुकड़िया, यानी कपड़े का टुकड़ा। एक दूसरी बात करता हूं मैं सहजपाल के महत्वपूर्ण ताम्र लेखों की। एक्चुअली सहजपाल की जो है देवप्रयाग के क्षेत्र में जो है आपका एक कौन सा मंदिर है, सबसे फेमस रघुनाथ मंदिर है। और रघुनाथ मंदिर के साथ यहाँ पे जो है क्षेत्रपाल यानी भूमि का जो देवता है, उस भूमि के देवता का भी आपका मंदिर स्थापित है। तो बताया जाता है कि सहजपाल के देवप्रयाग के क्षेत्र से जो मंदिर है, रघुनाथ मंदिर और क्षेत्रपाल मंदिर, उस क्षेत्रपाल मंदिर से टोटल 5 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, 5 तांबे के, ठीक है। तो जो पहला इंस्क्रिप्शन है ये है 1548 का और दूसरा है आपका 1573 का। तो ये जो ताम्र इंस्क्रिप्शन है, इसके पहला 1548 का, दूसरा 1563 का, एक और मिलेगा इसका 1561 का, 62 का, 61 का। तो उनके बारे में हमें फोकस नहीं करना, क्योंकि बेसिक चीजें हमें ज्यादा पढ़नी नहीं है, हमें केवल इसके टाइम पीरियड को देखना है। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिख रहा है इसमें कि इसने 1548 में 1548 में पहला इंस्क्रिप्शन लाया था। तो कहीं ना कहीं इसका टाइम पीरियड जो है आपका 1547-48 ही रहा होगा, यहाँ से इतिहासकार ये बोलते हैं। अंतिम जो है 1573 था, लेकिन हुसैन खान टुकड़िया का जो हमला होता है वो होता है 1575 में। और वो हमला किस पे हुआ था, इसी सहजपाल पे हुआ था। तो यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं, इसके इंस्क्रिप्शन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में या क्षेत्रपाल मंदिर से जो आपके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में सहजपाल का पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो कब का है, या अंतिम लास्ट जो इंस्क्रिप्शन है, या सबसे नवीन इंस्क्रिप्शन, सबसे नया जो इंस्क्रिप्शन है वो कब का है। तो 1548 और 1573 के इंस्क्रिप्शंस है। बाकी देखो, मानवदय काव्य एक ऐसी बुक है जिस मानवदय काव्य के बारे में हम बता रहे हैं कि इसने पूरा चंदों का और किसका, आपका पंवारों का इतिहास बताया है। तो मानवदय काव्य अब क्या कर रहा है, आपका इस बंदे की क्या कर रहा है, आपकी
प्रशंसा कर रहा है, इसकी जो है इसके गुणगान कर रहा है, और इसके गुणगान में इसने इसको क्या कहा था, राजनीतिक चतुर, यानी आपका पॉलिटिक्स में जो है बहुत चालाक था। ठीक है, युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला कहा गया। युद्ध में शत्रु को संताप देने का मतलब है युद्ध में शत्रु को क्या करने वाला, उसका मान मर्दन करने वाला, उसको मारने वाला, उसको काटने वाला। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, बेसिक जो आपकी बातें निकल के आती हैं इसके शासनकाल के दौरान, वो यही निकल के आती हैं कि इसके शासनकाल के दौरान आपका हुसैन खान टुकड़िया का आक्रमण हुआ। इसके हमें 5 ताम्रलेख मिलते हैं। मानवोदय काव्य में इसको राजनीतिक चतुर एवं युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला कहा गया। ठीक है, अब इस राजवंश के इस शासक को अगर आप पढ़ते हो, तो मैंने आपको जब हुसैन खान टुकड़िया का नाम लिया, तो आज आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हुसैन खान टुकड़िया को भी वहां से पढ़ लो। कहां से? रुद्रचंद से, ताकि आप इन दोनों को क्या कर सको, कोरिलेट कर सको। अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा शासक था, अकबर एक ऐसा शासक था जिसने इसके शासनकाल के दौरान एक जो है रिसर्च ग्रुप को जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में भेजा। ठीक है, सहजपाल के शासनकाल के दौरान अकबर ने कहा, गंगोत्री जो क्षेत्र है आपका, गोमुख का क्षेत्र है, उस गोमुख के क्षेत्र में अपना एक रिसर्च ग्रुप भेजा था। जिस चीज के लिए? गंगा नदी पर स्टडी करने के लिए, गंगा नदी के पानी पर स्टडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि अकबर का जो किचन था, आपको पता है कि अकबर एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं का भी लगातार ख्याल रखता था, और इस अकबर के किचन में जो है आपका कौन सा पानी यूज होता था? गंगा जल का पानी यूज होता था। बताया जाता है कि अकबर के किचन में, अकबर के दरबार में जो पानी ले जाया जाता था पीने के लिए और खाने के लिए, वो पानी कहां से ले जाया जाता था? हरिद्वार से ले जाया जाता था। ठीक है, तो सहजपाल के शासनकाल के दौरान अकबर ने क्या किया, आपका एक ग्रुप को भेजा था। कहां के क्षेत्र में? आपका उत्तरकाशी का जो गंगोत्री का क्षेत्र है, जहां से गंगा निकलती है, भागीरथी निकलती है, उस क्षेत्र में अन्वेषण दल जिसको हम कहते हैं, उसको भेजा था यहाँ कि भाई ये गंगा का पानी, पवित्र पानी क्या चीज है इसमें जो ये खराब नहीं हो रहा है, इतना मीठा पानी। ठीक है, तो ये हो गया सहजपाल। इसके बाद देखो एक शासक का नाम लिखा है मैंने, बड़ा कंफ्यूजिंग शासक है ये आपका, बलभद्र शाह, बहादुर शाह कह लो इसको, राम शाह कह लो उसको, दुलार राम शाह कह लो इसको, बलभद्र शाह कह लो। ठीक है, इसके कई नाम निकल के आते हैं। टाइम पीरियड 1575 से 1591, तो कहीं ना कहीं जो है देखो ये किसके समकालिक हो रहा है आपका, इसके समकालिक आपका अकबर भी आ रहा है, इसके समकालिक आपका रुद्रचंद भी आ रहा है। ठीक है, रुद्रचंद का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि रुद्रचंद का जो टाइम पीरियड था वो 1568 से लेके 1598 या 97 तक था। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है आपका पूरा कौन कवर कर लिया? इसने रुद्रचंद को कवर कर लिया। दूसरा, अकबर का जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से लगभग, ठीक है, वो जाता है 1603 तक, 1603 तक। तो ये अकबर का दौर भी क्या कर रहा है आपका, क्लियर कर रहा है। तो पहला सवाल वही कि अकबर की ये बलभद्र शाह या बहादुर शाह या दुलाराम शाह या राम शाह, बलभद्र शाह किसका समकालिक था? ये किसका समकालिक था? अकबर का समकालिक था, और ये रुद्रचंद का समकालिक था। पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको इसके नाम की। देखो हमने पिछला जब सेक्शन पढ़ा था बधानगढ़ी का युद्ध, और उस बधानगढ़ी के युद्ध में मैंने आपको लिखा रखा कि ये जो आपका हमला हुआ था, किस पे हमला हुआ था? ये हमला हुआ था बलभद्र पाल पे। ठीक है, बलभद्र पाल पे आपका किसका हमला हुआ था? रुद्रचंद का हमला हुआ था, और उसमें जो है किसकी मौत हो गई थी? पुरुषपंत की मौत हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं इस बलभद्र शाह की, तो अगर मैं कुमाऊं के इतिहास की बात करता हूं, तो कुमाऊं का जो इतिहास है वो लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने। और बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के इतिहास में जो है क्या लिखा है कि जब बधानगढ़ी के क्षेत्र पर रुद्रचंद ने हमला किया, तो उस युद्ध में रुद्रचंद ने गढ़वाल के शासक दुला शाह को या दुला राम शाह को हराया। मैंने आपको बलभद्र शाह ही लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बलभद्र शाह, दुला शाह या दुला राम शाह आपका एक ही आदमी। ठीक, अब आते हैं फिर बधानगढ़ी के युद्ध में। अब बधानगढ़ी के युद्ध की अगर मैं बात करता हूं, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, आपका रिवीजन भी करवाता हूं। तो मेरे को अरविंद फटाफट बताओ रुद्रचंद के बारे में आप क्या जानते हो? अरविंद, युद्ध के बारे में बताना कि ना युद्ध के बारे में नहीं, देखो मैंने बताया ना कि ये जोड़नी है चीजें। हाँ, जो रुद्रचंद का पापा था ना, कीर्तिचंद, हाँ ठीक है, हरिमल की बहन से शादी की थी, तो अब क्या करता है कि वो रुद्रचंद क्या करता है, हरिमल की जो सोर ऐसा वहां अटैक करता है। हरिमल कौन था? हरिमल सर डोटी का राजा था वो।
हाँ, टोटी का शासक था आपका हरिमल। ठीक है, हरिमल की बहन से शादी करी थी उसने। तो हरिमल की बहन से शादी करने के बाद जो है इसने सीरी और कौन सा क्षेत्र, सोर घाटी का क्षेत्र मांगा था, और इसको सीरी का क्षेत्र न मिलके सोर का क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, तो ये कहानी तो खैर छोड़ो कि कौन किसका बेटा है क्या है। रुद्रचंद के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बात करिए। तथ्य तो सर आपने सारे बता तो दिए। नहीं नहीं, ये कौन से तथ्य बताए मैंने? रुद्रचंद के बारे में तो कोई तथ्य नहीं बताया, बहुत सारी चीजें। एक तो क्या करता है सर, वो जो मणकोटी का राजा रहता सर, हाँ, क्या नाम रहता ये उसका? वो बालो कल्याण चंद की बात कर रहे हो आप अभी? नहीं, नारायण चंद का जो सेनापति था ना, पुरुष पंत को अपने साथ ले लेता है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। तो फिर वो अटैक करता है दोबारा, सीरी को जीत लेता है। हाँ ठीक है, और ठीक है सर। उसके बाद तो आपने मुगलों वाला पढ़ाया, वो तो आपने बता दिया, हुसैन टुकड़िया हो गया। हाँ, हुसैन का टुकड़िया आ गया तो ऊपर चला गया। हाँ, 1580 में इसने कहा सीरी के क्षेत्र का अभियान किया था, किसने? पुरुषपंत ने। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रुद्रचंद है वो रुद्रचंद बलभद्रपाल का समकालिक है, और रुद्रचंद ने अपने शासनकाल के दौरान कहाँ का, जो आपका ये था मणकोटी जो राजा था, मणकोटी राजा का जो सेनापति था जिसका नाम क्या था? पुरुषपंत था, उस पुरुषपंत को अपने साथ ले लिया था, तो अपना सेनापति बना लिया था। और उसको अपना सेनापति बनाने के बाद उसने बदानगढ़ी के क्षेत्र का अभियान किया 1581 में, 1581 में। 1581 का जो अभियान था, इस अभियान में प्रारंभिक जो स्टार्टिंग का फेज था, उस स्टार्टिंग के फेज में पुरुषपंत ने आपका बहुत पराक्रम दिखाया और ये जीत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे विलन बनने वाला है कोई, वो बताएगी मेरे को। रश्मि, कौन था विलन? रश्मि। सुखालदेव है सुखाल, काल नहीं, सुखाल देव। हाँ, और सुखाल देव कहाँ से रिलेटेड है आपका? सर कत्यूरी से। कत्यूर घाटी से। कत्यूर घाटी का कौन सा क्षेत्र था? गरुड़ का क्षेत्र। यानी गरुड़ का राजा था आपका कौन? सुखाल देव। और इस सुखाल देव के साथ एक बंदा था जिसका नाम था रातू बोरा या बोहरा। इस सुखाल देव या रातू बोरा ने जो है किसकी मदद की थी? बलभद्र शाह की मदद की थी। और बलभद्र शाह की मदद करने के बाद इस बंदे ने जो है आपका पुरुषपंत की हत्या करवा दी। तो मोटा मोटा जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि बलभद्र के शासनकाल के दौरान आपका 1581 में बधानगढ़ी के युद्ध में, जो कि ग्वालदम के पास है, ठीक है, उस युद्ध में पुरुषपंत की मौत हुई। और ये पुरुषपंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का सेनापति था। यानी क्या बोल दिया हमने कि इसके शासनकाल के दौरान रुद्रचंद ने किस पे हमला किया था? गढ़वाल पे हमला किया था। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है, वो दूसरा पॉइंट निकल के आता है अकबर से। एक्चुअली बताया जाता है कि ये जो शासक है आपका पंवार वंश का, ये पंवार वंश का शासक पहले आपका अकबर का प्रबल विरोधी हुआ करता था, अकबर को जो पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि जो कटेहर लोग थे आपके, ठीक है, जो प्लेन के क्षेत्र में जो है लूटपाट करते थे रोहिलों के साथ, उन कटेहरों की मदद की इसने मुगलों के खिलाफ। पहले अकबर ने अकबर के खिलाफ किया, कटेहरों की मदद करी, लेकिन बाद में आपके इसके अकबर के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बन जाते हैं। और अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनने के बाद जब अकबर इसके बारे में सुनता है कि रुद्रचंद का बधानगढ़ी के युद्ध में जो है इसने इस तरह से जो है एक प्रतापी शासक को हराया, उसके सेनापति को मौत के घाट उतारा, तो बाद में जो है अकबर इसको जो है क्या करता है? एक उपाधि, एक टाइटल देता है जिसका नाम था शाह। तो अब तक आपने देखा कि जितने भी शासक निकल के आ रहे हैं वो अपने नाम के आगे क्या निकाल रहे थे? पाल शब्द लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो है एक नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम है शाह। तो ध्यान रखना है कि बलभद्र शाह को जो किसकी, बलभद्र पाल को या बहादुर शाह को, पाल को आपका जो शाह की उपाधि दी गई थी, वो शाह की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अब सवाल क्या है इसमें लोच क्या आता है कि ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था आज से 4-5 साल पहले, और इस क्वेश्चन पे बहुत बवाल हो गया था। बवाल क्या हुआ था कि देखो, हम इसका टाइम पीरियड कह रहे हैं 1575 से 1591, यानी 1575 से 1591, और एग्जाम में जो है अकबर का नाम नहीं था, उसमें जो है आपका किसका नाम था? बहलोल लोदी का नाम। ठीक है, और बहलोल लोदी की अगर मैं बात करता हूं तो बहलोल लोदी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 1451 से लेके आपका लोदी वंश का जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो 1526 निकल के आता है। यानी 1526 में आपका इब्राहिम लोदी की मौत के साथ जो है अफगानों का अंत हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल था कि एक बंदा जो है जो 1451 में लगभग जो है 100-120 साल पहले आया हो, वो आपका बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत बवाल हुआ था। तो देखो, अगर हम हिस्ट्री को लेकर चलते हैं तो हिस्ट्री तो यही कहती है भाई कि इसको जो उपाधि दी थी वो किसने दी? मुगल शासक अकबर ने दी थी। ठीक है, अब डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था,
बाद में ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आयोग बड़ा खतरनाक है उत्तराखंड का, इस आयोग से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। ये कुछ भी पूछ सकता है और हर चीज के लिए आपको पूरे से पूरे के लिए तैयार रहना है। सब कुछ अच्छा ही होगा भगवान की कृपा से, लेकिन आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना है। देखो मैं आपको ये चीजें बता क्यों रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है ना यहाँ का, वो स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि मुझे लगता है कि पूरे, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो सबसे बकवास जो पेपर बनाता है यहाँ पे ग्रुप सी का, वो कौन बनाता है, यहाँ का आयोग बना रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बड़े एग्जामों को फोकस करना सीखो। बड़े एग्जामों को फोकस करोगे तो बड़े एग्जामों को फोकस करके जो है आपको क्या होगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और आउटपुट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक। अब आते हैं मानसा पे। ये इस राजवंश का एक बहुत प्रतापी शासक है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है, और इस प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक का जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, वो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, देखो 1591 से 1611, 1591 से 1611, और इस 1611 पे मैं अब पूछ रहा हूँ रश्मि कुबियाल, मेरे को ये बताओ कि इसके शासनकाल के दौरान जो है कौन कौन से शासक थे जो कुमाऊं के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, कुमाऊं पे। और यहाँ से अगर मैं किसकी बात करूं, ऊपर की बात करता हूँ, कहाँ, मुगलों की बात करता हूँ, तो वहां पे कौन रहा होगा। देखो टाइम पीरियड को फोकस करना है बस, बताओ 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 बताओ। राहुल, दोनों रश्मि राहुल तुम दोनों साथ बैठे हो, ठीक है, तो कोई भी बता दो। अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। लक्ष्मीचंद बिल्कुल सही कह रहे हो। और लक्ष्मीचंद, उधर से कौन था, अकबर 1603 में मरा ना, तो अकबर भी रहा होगा। और अकबर के बाद शासक कौन बना, अकबर का बेटा बना। अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर था, जहांगीर था, शाहजहां था, हिसाब लगाओ कौन था भाई। चलो ठीक है, आपने एक सवाल अच्छा बता दिया कि यहाँ पे जो है इसके शासनकाल के दौरान एक शासक था जिसका नाम था आपका लक्ष्मीचंद, जो कहाँ पे शासन कर रहा था, कुमाऊं पे शासन कर रहा था। अब जो रश्मि है, दूसरी रश्मि, ठीक है, रश्मि कुबियाल आपके सिस्टर, मेरे को ये बताओ कि लक्ष्मीचंद का हमने नाम लिया है, तो लक्ष्मीचंद जब मानसा का समकालिक हो गया तो कई घटनाएं होंगी लक्ष्मीचंद से रिलेटेड, बता सकती हो कौन कौन सी घटनाएं, बताओ। ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे लगता है कि इसके तो क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 से 3 बने। अदिति। लक्ष्मीचंद ने जो 8 बार लड़ाई करी थी मानसा के साथ, एक वो था। हाँ, पहला सबसे इम्पोर्टेंट, उसी पे पूरा मानसा घूम जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ था इसमें, तो ये 7 बार तो हार गया था, लेकिन 8th टाइम जो था, इसका जो सेनापति था गेंडा सिंह था लक्ष्मीचंद का, और मानसा का था खत्तर सिंह। तो खत्तर सिंह को मार दिया था फिर गेंडा सिंह ने खत्तर सिंह को मार दिया। हाँ, एक युद्ध था जो आपका 7th था, जो बड़ा फेमस हुआ, और इसको जो है, जो भरत कवि था उसने अपनी पुस्तक में बोला कि भाई 7th युद्ध यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, पेनुगढ़। अब पेनुगढ़ कहाँ पे है आपका, पेनुगढ़ है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर मैं मानसा के शासनकाल की बात करता हूँ, तो देखो मानसा के शासनकाल के दौरान पहला जो लाइन मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि इसके शासनकाल के दौरान चंद शासक लक्ष्मीचंद के लगातार 8 हमले हुए थे गढ़वाल के क्षेत्र पे, और इन 8 हमलों में से जो शुरू के प्रारंभिक के 7 हमले थे, उस युद्ध में लक्ष्मीचंद की पराजय हुई थी। लक्ष्मीचंद यानी चंद्रवंश का शासक क्या हुआ था, हारा था। मानव काव्य जो कि भरत कवि ने लिखी है, उस भरत कवि ने जो बताया कि 7th युद्ध जो हुआ था वो पेनुगढ़ में हुआ था, और पेनुगढ़ कहाँ है आपका, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला जो ये पेनुगढ़ है, अगर मैं इसकी कहानी बताऊं, एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करता हूं, तो पेनुगढ़ है आपका, रुको ना एक सेकंड, मानसा है नहीं, ठीक है। अब लिखना मत, क्या नाम है इसका लड़की का, ये कहीं लिखने न लग जाए। ये पेनुगढ़, एक्चुअली पेनुगढ़ जो रिखणी खाल है ना, क्या नाम है इसका लड़की जो पौड़ी वाली है, जी सर। हाँ, रिखणी खाल, और जो आपका नैनी डांडा का जो वो है बॉर्डर है, ठीक है, वहां पे कोई नदी बहती है कत्याड़, ठीक है, उस कत्याड़ नदी के पास स्थित है आपका ये पेनुगढ़, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका कौन, जो भरत कवि है, भरत कवि कह रहा है कि जो 7वां युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, पौड़ी के क्षेत्र में पेनुगढ़ में हुआ था। एक
दूसरा जो 8वां युद्ध हुआ था, उस 8वें युद्ध में बताया गया था कि चंदों का जो आपका सेनापति था, ठीक है, जिसका नाम क्या था आपका गेंडा सिंह था, इसने जो है पवार सेनापति यानी मानसा के सेनापति खतड़ सिंह को बंदी बना लिया था, बंदी बना के अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आपने सुना होगा कि कुमाऊं के क्षेत्र में एक आपका पर्व मनाया गया था, एक त्योहार मनाया गया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, खतड़ुआ। यानी कुमाऊनियों ने गढ़वालियों को हराने की खुशी में जो आपका क्या किया, एक फेस्टिवल मनाया, उसको इन्होंने क्या कहा, खतड़ुआ कहा। और खतड़ुआ त्योहार जो है आज भी कुमाऊं के क्षेत्र में मनाया जाता है। आज इस खतड़ुआ त्योहार को जो कुमाऊं के क्षेत्र में मनाया जाता है, वो कुमाऊं की गढ़वाल पर विजय की खुशी में ना मनाते हुए किसकी खुशी में मनाया जाता है, गाय के त्योहार के रूप में। गाय हमारी माता है, उस गाय के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में हम देखते हैं तो अभी आपका जुलाई चल रहा है, ठीक है, अब जुलाई के बाद आपका क्या आएगा, अगस्त, ठीक है। तो सितंबर का जो महीना होता है, यानी आपका क्या होता है, जब बरसात का सीजन जो है क्या होता है, समाप्ति की ओर होता है, तो उस दौर में आपके जो जानवर होते हैं उनमें जो है आपका कैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, और उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनके पैर क्या होने लगते हैं, गलने लगते हैं, उनके जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं, वो निकलने लगते हैं। तो इसी वजह से जो है कुमाऊनी लोग या फिर गढ़वाल के लोग जो है क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे अपने जानवरों को बचाने के लिए, मच्छरों से अपने जानवरों को बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उपले जलाते हैं, धुआं कर देते हैं, ताकि मच्छर भागे और हमारे जानवर क्या रहे, ठीक रहे। कुमाऊं में थोड़ा ट्रेंड अलग हो जाता है कि ये क्या बनाते हैं, एक खतड़ सिंह बनाते हैं, यानी ये क्या करेंगे, ये सूखी हुई घास लेंगे, उससे आदमी का एक स्टैचू बनाएंगे और उसपे आग लगा के अपने जानवरों की गौशाला के ऊपर घुमाते हुए क्या करते हैं, उससे जो है फिर लकड़ी के एक बंडल में आग लगाते हैं और उसके चारों ओर घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए अपने जानवरों की समृद्धि की बात करते हैं कि हे भगवान, हमारे जानवरों को क्या रखना, हमारे पशुओं को जो है सुरक्षित रखना इन बीमारियों से। तो ये आपका त्योहार मनाया जाता है कुमाऊं के क्षेत्र में। दूसरी बात मैं बात बताता हूं अगर मानदेय काव्य की, तो देखो मानदेय काव्य जब बुक आ गई तो मानदेय काव्य का राइटर आएगा। तो मानदेय काव्य का राइटर तुम्हें पता है कौन था, भरत कवि था। भरत कवि इसका राज कवि हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके नाम से ही पता चल रहा है मानोदय। अगर आपको राइटर का नाम पता है तो मानोदय मनी मानशाह का आपका दरबारी कवि हुआ करता था। दूसरा, इसने जो है कंस्ट्रक्शन किया था, आपका बताया जाता है कि जो श्रीनगर जो क्षेत्र है, इस श्रीनगर के क्षेत्र में, अपने राजधानी के क्षेत्र में, आपको पता है श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस अलकनंदा नदी के किनारे इसने एक नगर बसाया था जिसको मान्यपुर कहा गया। बताया जाता है कि किसकी राजधानी हुआ करती थी, इन्हीं पवारों की एक राजधानी हुआ करती थी। लेकिन मान्यपुर श्रीनगर का ही पार्ट है, इसलिए हम राजधानी किसको कहते हैं, श्रीनगर को कहते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे जो आपका शहर बसाया था, वो किसने बसाया था, मानशाह ने बसाया था, और उसको नाम दिया था मान्यपुर। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, ठीक है, और उस मैप में आपको बताया था मैंने कि जो आपका कौन सा था, तिब्बत था। तिब्बत का जो इलाका था आपका, उस तिब्बत के इलाके में जो है मैंने बता दिया कि जिस तरह से उत्तराखंड के क्षेत्र में क्या 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 थे, जिस तरह से उत्तराखंड के क्षेत्र में छोटे छोटे गढ़ बन गए थे, ऐसे ही आपके गढ़ बन गए थे तिब्बत के क्षेत्र में, यहाँ ऊपर के क्षेत्र में। और इस तिब्बत के क्षेत्र में जो ये गढ़ बन गए थे, इन गढ़ों में भी जो है आपके कुछ क्या है, भूटिया शासक शासन कर रहे थे। तो इन्हीं भूटिया शासकों के द्वारा फिर टारगेट किया गया गढ़वाल के क्षेत्र को, ठीक है। और गढ़वाल के क्षेत्र को टारगेट करते हुए इन्होंने लगातार गढ़वाल पर हमले शुरू कर दिए। अब जब दापा के क्षेत्र से गढ़वाल के क्षेत्र पर हमले होंगे, तो इन हमलों से बचने के लिए अब मानशाह क्या करेगा, दापा पर अभियान करेगा, यानी पश्चिमी तिब्बत पर आपका अभियान करेगा, पश्चिमी तिब्बत को हराने का काम करेगा। और इसी पश्चिमी तिब्बत के क्षेत्र पर हमला करने के बाद इस मानशाह ने जो आपके भूटिया थे, उन भूटियाओं को क्या करा दिया था, हरा दिया था। भूटियाओं को जब इसने हराया दापा के, ठीक है, पश्चिमी तिब्बत के, तो भूटियों को हराने के बाद बताया जाता है कि इसने इन पे टैक्स लगाया। यानी आपका सोचो, तिब्बत का जो इलाका था, उस तिब्बत के इलाके से, इस इलाके से, वेस्टर्न इलाके से हमें क्या मिलने लग गया था, टैक्स मिलने लगा था। और टैक्स में क्या मंगाता था, सोना होता है ना, सोना, ठीक है, एक शेर आपका सोना मंगाता था हर साल। और उसके साथ आपका एक चौसिंगिया खाडू का मतलब होता है आपका 4 सींग वाला भेड़ होता है ना आपका, गोट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बकरी क्या बोलते हैं, शीप कहते हैं, ठीक है, उसको मंगाता था,
किसके तौर पे? आपका टैक्स के तौर पे। तो बताया जाता है कि मान शाह एक ऐसा शासक है जिसने तिब्बत पश्चिमी तिब्बत के दापा के क्षेत्र के जो है किसको, भूटियों को हराया, और भूटियों को हराने के बाद उनसे टैक्स लिया। टैक्स के तौर पे उसने क्या लिया, मैंने बता दिया आपको, चौसिंगिया खाडू लिया, उसके बाद उसने गोल्ड लिया। ठीक है, ये आपकी चीज हो गई। एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ पे, ये लिखा है आपका भोट प्रांत का फौजदार, जिसका नाम है जीतू बगड़वाल। ठीक है, ये कहानी मैं आपको बता भी चुका हूँ। भोट प्रांत का जो जीतू बगड़वाल है, इस जीतू बगड़वाल के बारे में जो है आपकी कहानी प्रचलित है, और कहानी प्रचलित है कैसी, अभी अभी सुनाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान शाह का जो है जीतू बगड़वाल के साथ रिलेशन क्या था वो देख लेते हैं। देखो, जो मान शाह था, मान शाह ने बताया जाता है कि इस बंदे को, जीतू बगड़वाल को, जो कि एक बहुत वीर बंदा था, इस जीतू बगड़वाल को कहाँ का फौजदार बना दिया था? ये जो उत्तर काशी का जो इलाका है आपका, उत्तर काशी का जो ये समझ लो कि आपने नाम सुना होगा चिन्याली सौड़ का। ठीक है, चिन्याली सौड़ का जो एरिया था, उस एरिया से ऊपर का जो एरिया था उसका, उसको क्या बना दिया था, अपना फौजदार बना दिया था। यानी ये कहूं कि जैसे हम थातवान नहीं कहते, थात, पूरा थात गांव का एक ग्रुप इसको दे दिया था, और इसको बोल दिया था कि तू इस क्षेत्र को देख और मेरे को टैक्स दे। बताया जाता है कि जीतू बगड़वाल बड़ा आत्मविश्वासी था। ठीक है, कॉन्फिडेंट बंदा था, और इस बंदे ने ताम्र का व्यापार, यानी कॉपर का जो आपका व्यापार था, वो ताम्र का व्यापार शुरू किया। और तांबे का व्यापार इसने कहां से शुरू किया? आपका इसी क्षेत्र से, उत्तर काशी के क्षेत्र से शुरू करते हुए, आपको मैंने कल एक बताया था गढ़तांगगढ़। ठीक है, उत्तर काशी का वो क्षेत्र जहां से तिब्बत के लिए रास्ता जाता है, चाइना के लिए रास्ता जाता है, तो उस क्षेत्र से इसने क्या कर दिया था, तांबे का, कॉपर का जो है व्यापार शुरू कर दिया था, और ये बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। बताया जाता है कि आसपास के छोटे मोटे राजा इससे जो है बहुत जलने लगे थे, और इसके बहुत सारे शत्रु भी हो गए थे, इसके बहुत सारे दुश्मन भी हो गए जीतू बगड़वाल के। ठीक है, अब ये जीतू बगड़वाल, इस जीतू बगड़वाल ने, बताया जाता है कि मान शाह के साथ कई युद्ध लड़े, और उन युद्धों में मान शाह को जीत दिलाई, लेकिन ये अपना एक खुद युद्ध हार बैठा। उस युद्ध का नाम आपको मैं पहले ही भी बता चुका हूँ। टिहरी रियासत में मैंने आपको बताया था कि टिहरी जनपद में एक पर्वत है जिसका नाम है क्या, खैट पर्वत। ठीक है, और उस खैट पर्वत पर रहती थी आपकी छोटी छोटी देवियां, 9 देवियां, जिनको हम कहते हैं क्या, भराड़ियां। और उन भराड़ी देवियों का दिल आ गया था इस जीतू बगड़वाल पे। ये आपका इतिहास नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्या है, आपकी एक कहानी है। जो इतिहास है वो इतिहास कहता है कि मान शाह का क्या था, फौजदार था, मान शाह का थातवान था, हमें ये ध्यान रखना है। लेकिन एक कहानी और प्रचलित है कि जीतू बगड़वाल आपका क्या था, जो जीतू बगड़वाल था, इसने अपनी बहन का, जो जिसका नाम क्या था, बहन का नाम था इसका शोभनी। अब इनको याद मत करना कहानी को, ठीक है, इस कहानी को सुनना है केवल। बताया जाता है कि जीतू बगड़वाल जो था, जीतू बगड़वाल की जो बहन का नाम था, उसका नाम था सोबती, और इस सोबती का विवाह हो गया था आपका टिहरी जनपद में, उत्तर काशी से लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है रैथल। ठीक है, रैथल गांव से इसका क्या हो गया था, आपका विवाह करवा दिया था अपनी बहन का। तो रैथल गांव में जब आपका जीतू बगड़वाल ने अपनी बहन का विवाह करवाया, तो उसके बाद इसका अपनी बहन के यहाँ आना जाना होता रहता था। जब बहन के यहाँ आना जाना हुआ, तो बहन की जो आपकी क्या थी, ननद थी, उस ननद को देख के उसको उससे प्यार हो गया। ठीक है, इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। अब बंदा जो है बहाने बना बना के जो है कहाँ जा रहा है, रैथल के क्षेत्र में जा रहा है। अब रैथल के क्षेत्र में जब जाएगा तो बांसुरी बजाता हुआ जाएगा, और इस बांसुरी को सुन लेंगी आपको खैट पर्वत की वो परियां, ठीक है, वो भराड़ियां, और वो इसके पीछे पड़ जाएंगी। तो जीतू बगड़वाल के बारे में बताया जाता है कि इन भराड़ियों ने कई बार इसको रोकने की कोशिश की कि भाई तो हमारे पास आ जा, हमारे साथ चल खैट पर्वत, लेकिन भाई साहब तो प्रेम में जो है किसी के पागल थे, इनको तो रैथल गांव ही जाना था, तो ये रैथल जाया करते थे, और वहां पे जो है अपनी बहन के साथ काम वाम करके, खेती बाड़ी करके वापस लौट आया करते। लेकिन जब आपका इन भराड़ियों को भी पता लगा कि ये तो हमें गोली दे रहा है, ठीक है, खुद ये जो है अपनी प्रेम की पींगे किसी और के साथ हाँक रहा है, तो बताया जाता है कि जब ये खेत में हल लगा रहा था, तो हल लगाते हुए आपका क्या हुआ, आपका ये उस पूरे क्षेत्र से क्या हो गया, गोल हो गया, मतलब ये अदृश्य हो गया, ये इनविजिबल हो गया। तो वहां से एक कहानी प्रचलित है कि इनको वो भराड़ियां उठा के ले गई। अब जब उठा के ले गई, उसके बाद जीतू बगड़वाल का जो कुनबा था, जीतू बगड़वाल का जो ग्रुप था, मैंने बताया कि इसने बहुत पैसा कमा लिया था, तो बहुत सारे दुश्मन भी हो गए थे। जैसे ये गोल होता है, इसके सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इसके सारे लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि जो बंदा भराड़ियों के साथ रह रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो है भराड़ियों ने अपनी जैसा बना लिया होगा। तो ये जीतू बगड़वाल अब एक अदृश्य शक्ति के रूप में, इनविजिबल पावर के रूप में क्या करेगा, अपनी उन लोगों की मौत का बदला लेगा। यही रीजन है कि आज भी उत्तर काशी के क्षेत्र में इसको जो है आपका अदृश्य देवता के रूप में पूजा जाता है।
इनविजिबल जो गॉड होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी मौत के बाद, अपनी गोल होने के बाद, अपने जो परिवार वाले थे, अपना जो कुनबा था, अपना जो एरिया था, उस एरिया में जिन जिन लोगों को मारा था, उनकी मौत का बदला लिया। तो ये था आपका जीतू बगड़वाल। ये कहानी आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो जीतू बगड़वाल है, इस जीतू बगड़वाल का जो टाइम पीरियड था वो किसके साथ था? मानसा के साथ। ये मानसा का समकालिक था। ठीक है, तो जीतू बगड़वाल की उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है आपकी जो क्या है, जो हीरोइक टेल्स होती हैं वो बड़ी फेमस है। यानी जो वीर गाथा है, जिनको हम क्या करें, आपका क्या कहते हैं भाई, कटुकू भी कहते हैं इनको, और क्या कहते हैं इनको, पवाड़े भी कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, भड़ भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम वीर गाथाएं भी कहते हैं, इनको हम जो है क्या कहते हैं, हीरोइक टेल भी कहते हैं। तो ये हीरोइक टेल आज भी जीतू बगड़वाल की इस क्षेत्र में गाई जाती है। ये था आपका जीतू बगड़वाल। एक लाइन मैंने लिखी है नीचे इसके लास्ट में, जिसमें लिखा है मैंने कि समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी, दान देने में राजा बलि और कर्ण से अधिक कीर्तिवान। तो देखो, मानसा जो आपका शासक था, मानसा एक ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा से, ठीक है, जो अपनी पब्लिक से बहुत प्यार करता है, और बताया जाता है कि ये बहुत सीरियस था अपनी पब्लिक को लेके। इसकी सीरियसनेस इसी से दिख जाती है कि इसने द्रापा तक के क्षेत्रों को जो है जीत लिया था, क्योंकि लगातार इसकी पब्लिक को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है इसको कि ये जो है सी की तरह जो है आपका क्या था, बहुत आपका गंभीर था। मतलब क्या था, गंभीर का मतलब क्या होता है भाई, सीरियस। ठीक है, ये बहुत सीरियस प्रवृत्ति का बंदा था, और इसको हमने कंपेयर कर दिया किससे, सी से। भीम आपको पता है कि बहुत बलशाली था, गदा लेके जो है कुछ भी तोड़ देता था। ठीक है, तो भीम की तरह क्या था, शौर्यवान था। सूर्य, आपने देखा होगा कि सूर्य जैसे ही आपका जो है चमकना शुरू करता है, रात आपकी खुद ढल जाती है। तो सूर्य के समान तेज था, तेजस्वी था। ठीक है, और दान देने में आपका राजा बलि आपको पता है कि फेमस था बहुत ज्यादा। कर्ण आपका महाभारत का बहुत फेमस था। तो बताया जाता है कि दान देने में ये राजा बलि और कर्ण से भी अधिक जो है आपका क्या था, पॉपुलर था, फेमस था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, आपका मानवदय काव्य कह रही है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानवदय काव्य के अनुसार समुद्र के समान गंभीर कौन था, या भीम के समान शौर्यवान कौन था, सूर्य के समान तेजस्वी कौन था, या फिर दान देने में राजा बलि और कर्ण से अधिक कीर्तिवान कौन था। ठीक है, या मानसा के बारे में ये वर्ड किस बुक में कहे गए हैं, ठीक है, या किस बुक, इस बुक को किस राइटर ने लिखा है। तो ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं यहाँ पे मानसा के बारे में। ठीक है, और अगर कुछ अब यहाँ से अगर इन दोनों शासकों के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आएगा उसमें मैं फिर आपको पूछने वाला हूँ। अरविंद, कुछ पूछना है यहाँ से? नहीं सर, ये भोट प्रांत क्या था एक बार? अरे ये क्या नाम है इसका, अदिति, ये भोट प्रांत ना, देखो ये देखो, ये मैं तुम्हें फिर दोबारा उसी स्लाइड पे ला रहा हूँ, लास्ट वाला। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, आप उत्तराखंड का मैप देखोगे, तो उस मैप में आपने देखा होगा, एक सेकंड है, अगर मेरे पास स्लाइड होगी, भोट का मतलब है भोटिया। भोटिया आपके जो चाइनीज लोग हैं, जो तिब्बत के लोग हैं। ठीक है, ये आपका एक मैप है, लेकिन समस्या ये है कि मैं बहुत छोटा करूंगा इसमें, तो आपको दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है मैप, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये मैप है आपका उत्तराखंड का। ठीक है, इस मैप की मैं अगर बात करता हूँ, तो इसको अगर मैं जूम करूँ, तो देखो उत्तराखंड का जो मैप है, इस मैप को यहाँ से समझो, नीचे से थोड़ा इसको जूम करूँ। ये मैप ऐसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, यही मैप मैंने काटा भी था वहां पे, कट किया ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये वाला मैप देखो आप, इस मैप को समझो, इससे पता चल जाएगा। ये वाला देखो, ये उत्तराखंड का जो मैप है, इस मैप में हमने लिखा है, देखो तिब्बत लिखा है ऊपर। ठीक है, लिखा है तिब्बत। ये आपका जो क्षेत्र है, ये पूरा आपका चाइना, आपको पता है तिब्बत जो है कहीं ना कहीं चाइना के अंडर है। चीन ने जो है तिब्बत को जो है कैप्चर कर रखा, कब्जा रखा। ठीक है, वहां पे तिब्बत की कुछ चलती, जो चलती है किसकी, चाइना की चलती है। तो मैं उन भोटों की बात कर रहा हूँ। भोटिया आपका वही लोग हैं जो तिब्बत में रह रहे हैं। भोटिया लोग वही लोग हैं जो आपके कहा, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपके रह रहे हैं। भोटिया लोग वो लोग हैं जो आपके पिथौरागढ़ में रह रहे हैं। भोटिया लोग वो हैं जो आपके कहा रह रहे हैं, उत्तरकाशी में रह रहे हैं। यानी उत्तराखंड के जो आपके कुछ ये वाला देख लो, तिब्बत वाला,
ये इस वाले मैप को देखो, इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये वाला ये आपका गढ़वाल है, ठीक है। और इस गढ़वाल में मैंने जो हूण देश लिखा है आपका, ये ऊपर वाला, ये हूण देश, यानी जो आपका कौन सा, ये ब्लू कलर वाला जो एरिया है ऊपर वाला, इस पूरे एरिया को देखो, ब्लू कलर का, कहां तक, दून वैली तक का जो ये पूरा एरिया है, ये एरिया आपका कौन सा एरिया है, जो आपका किससे, तिब्बत और चीन से लगा हुआ है। तो इस एरिया के जो आपके क्या है, नेटिव लोग, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भूट, ठीक है, यानी भूटिया कहते हैं। भूटिया आपकी क्या है, एक नस्ल है, जिस तरह से हम क्या कहते हैं, जैसे हम खुद को कहते हैं क्या, आर्य कहते हैं, हिंदू कहते हैं, ठीक है। तो भूटियों की पहचान आप खुद देख सकते हो कि आप जब कहा जाते हो भूटिया मार्केट में जाते हो, तो जिनकी जो छोटी छोटी आंखों वाले होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नेपाली भी कहते हैं, कई लोग इनको नेपाली कह लेते हैं, कई लोग इनको चाइनीज कह लेते हैं, कई लोग इनको भूटिया कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका जो एरिया था, हूण देश का जो ऊपर का एरिया था ये, या तिब्बत का, चीन का जो एरिया था, जिस तरह से उत्तराखंड में छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, हमने कहा गढ़ बन गए थे, 52 गढ़ बन गए थे, वही गढ़ आपके कहां बन गए थे, इस गढ़वाल के ऊपर के क्षेत्र में बन गए थे, नॉर्थ के क्षेत्र में, और कहां पे, ईस्टर्न के क्षेत्र में, और जो आपका कौन सा वेस्ट का जो एरिया था, उस एरिया में बन गए थे। यानी हूण देश भी एक तरह से क्या हो गया था, ग्रुप्स में बढ़ गया था, और उन्हीं ग्रुप्स में हम कह रहे हैं कि क्या थे, भोट लोग थे, ठीक है, या भोटगढ़ था। भोटगढ़ कोई गढ़ नहीं था, इन भूटियों के अलग अलग जो क्षेत्र थे, उन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ था आपका कौन सा, दापा का गढ़। तो दापा के क्षेत्र के जो भूटिया थे, वो सबसे ज्यादा हमला करते थे आपके उत्तराखंड के क्षेत्र, हम उनकी बात करें, ठीक है। तो ये थे आपके भूटिया जो यहाँ पे आए, और अब इन भूटियों से बाहर निकल के थोड़ा सा जो है ऊपर जाते हैं, जो नया शासक है उस पर। श्याम, ये लो जी, ये आ गया आपका श्याम सर, ठीक है। अब मैं फिर आपको चंदों पे ले जा रहा हूँ, और चंदों पे आप ही लोग मेरे को बताओगे, बताओ भाई अरविंद। श्याम शाह पहला शासक था जो मुगलों के दरबार में गया था। चलो ठीक है, ये तो पढ़ लिया तुमने। हाँ जहांगीर के मतलब, हाँ तो सर, चलो ये बता दो, मुगलों के दरबार में कहाँ गया था, ये बता दो बस, उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि तुमने पढ़ा। आगरा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। आगरा पहला एक गलत बोल दिया, और बताओ, पहली लाइन तो मैंने काटी नहीं, उसी से समझ जाओगे। बता सकते हो कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को इसके बारे में बता सकता है, श्याम शाह के बारे में? सर जो श्याम शाह था, वो जहांगीर के साथ उसके अच्छे संबंध थे। हाँ, एक्चुअली रश्मि एक चीज, ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध, अच्छे संबंधों की बात कर रहे हो ना, जो स्टार्टिंग के जो राजा होंगे, महिपति शासक के शासक जो भी आएंगे, उनके मुसलमानों के साथ, सबके साथ रिलेशन खराब होंगे। हमने कहीं पे देखा कि ये मुसलमानों के साथ लड़े, ठीक है, तो ये लाइन सबके साथ आने वाली है। हाँ, और एक यही है कि त्रिमल चंद भी उस टाइम पे शासन कर रहा था, और इसने ना, इसके शासन काल में इसके बेटे जो महिपत शाह था, उसने केशवराय मठ का निर्माण भी करवाया था। चलो ठीक है, और इतना ही पता है बस, चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पीछे से, मैं मानसा से आ रहा हूँ, ठीक है। मानसा की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मानसा वो शासक था पंवार वंश का, जिसने क्या किया था आपका, दापा के क्षेत्र पे, यानी पश्चिमी तिब्बत का जो एरिया था, उस एरिया पे हमला किया था, और उस एरिया पे हमला करने के बाद इस बंदे ने वहां से टैक्स लेना शुरू कर दिया था। उसको गोल्ड मिल रहा था वहां से, गोल्ड के साथ क्या मिल रहा था इसको, वहां से जो है एक जोसिंग या खाडू भी मिल रहा था। खाडू बोले तो आपका नंदा देवी की राज जाति में जो खाडू आपका जाता है, ठीक है, जो आपकी शीप जाती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो चीजें इसको मिल रही थी, लेकिन बताया जाता है कि जैसे आपकी महिपति शाह की मौत होती है, महिपति शाह की मौत के बाद दापा का जो राजा था, वो दापा का राजा टैक्स देना बंद कर देता है। अब जब दापा का राजा टैक्स देना बंद करेगा, ठीक है, और फिर गढ़वाल पर हमले शुरू करेगा या करेंगे, तो अब श्याम शाह क्या करने वाला है, आपका दापा का अभियान करने वाला है। यानी मान शाह के बाद श्याम शाह दूसरा शासक होने वाला है, जो पश्चिमी तिब्बत का दापा का अभियान करेगा, और पूरी तरह से उनको क्या करेगा, हराएगा, और उनको हराने के बाद उनसे फिर टैक्स लेना शुरू कर देगा। टैक्स के रूप में क्या लेगा, वही चीजें लेगा, ठीक है। क्यों लेते हैं ये लोग, क्यों लेते हैं ये कस्तूरी, क्यों लेते हैं ये आपका निर्बिसी, क्यों लेते हैं ये आपका गोल्ड? आप लोगों को अभी भी पता होगा कि ये जो आपके भूटांतिक जो इलाके हैं, खासकर जो हमारे ट्राइब्स के इलाके हैं, आप उत्तर काशी में जाते हो, और उत्तर काशी के साथ आप चमोली के क्षेत्र में जाते हो, तो नीति माणा,
ठीक है। और जो ये डुंडा वगैरह उत्तरकाशी के जो गांव है, इन गांव में जो भूटिया लोग रहते हैं, भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं, इनको देखना गोड से लदे रहते हैं, इनके पास गोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनसे इन्होंने क्या कर दिया, गोड लेना शुरू कर दिया। उनसे इन्होंने जो है, ये लोग तिब्बती जो लोग होते हैं, आप लोगों को पता है ये आपकी हाई एल्टीट्यूड वाली बेल्ट पे रहते हैं हिमालय की, तो यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती है और इन्हीं जड़ी बूटियों को ये बेचने का काम करते हैं, ठीक है। जिससे वजह से आदमी जो है जवान रहता है, आदमी का स्टेमिना बना रहता है, कई चीजें हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या करते हैं, उनसे मजबूर होकर जो है लेते हैं फिर बाद में। तो तिब्बत के दापा के क्षेत्र पे अभियान करेगा मानसा के बाद, और मानसा के बाद हम जो है ये क्या करेगा, दोबारा इनसे टैक्स लेना शुरू कर देगा। एक दूसरा आपका इसका एक जो है हमें क्या मिला है, एक ताम्र लेख मिला है, ये इसकी डेट लिखी है 1615 में, और ये श्याम शाह का जो शिलालेख मिला है हमें, या ताम्र लेख जो मिला है हमें, कॉपर जो इंस्क्रिप्शन मिला है, इस कॉपर इंस्क्रिप्शन ने कहा है कि, यहाँ पे मैंने गलत लिख दी, तो शिलासारी का जो ताम्र लेख है 1615 का, ये शिलासारी का ताम्र लेख कह रहा है कि जो गढ़वाल का क्षेत्र था, उस गढ़वाल के क्षेत्र पर जहांगीर के शासनकाल के दौरान आपका कौन शासन कर रहा था, श्याम शाह शासन कर रहा था। इसको आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि शिलासारी ताम्र लेख किससे रिलेटेड है, श्याम शाह से रिलेटेड है। और इस शिलासारी ताम्र लेख ने ये बोला है हमें कि जिस टाइम जो है जहांगीर कहाँ दिल्ली में शासन कर रहा था, उस दौरान जो है गढ़वाल के क्षेत्र में कौन, श्याम शाह शासन कर रहा था। ये एक बात आ गई। अब एक बुक आती है, इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर नामा, किसने लिखी है भैया, अरविंद, अरविंद जहांगीर की आत्मकथा है तो खुद ही। हाँ, तो जहांगीर की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है आपकी जहांगीर की, तुजु की जहांगीरी। और इस जहांगीरी, तुजु की जहांगीरी में बहुत कुछ लिखा गया है आपका गढ़वाल के बारे में। देखो क्या, जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि श्रीनगर का जो आपका राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था, श्याम शाह नहीं था, श्याम सिंह था। और वो क्या था, एक जमींदार हुआ करता था, किसका, आपका जहांगीर का। यानी जहांगीर के नीचे ये बैठ के क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो पहली लाइन आपको यही याद रखनी है कि जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी में श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार श्याम सिंह का शासन था, जिसको हम क्या कहते हैं, श्याम शाह कहते हैं। दूसरा 1621 में 1621 में श्याम शाह जहांगीर के दरबार में कहा गया था, आगरा के क्षेत्र में गया था। ये पहला शासक है आपका किसका, परमार वंश का या गढ़वाल का, जो कहां जा रहा है, मुगलों के दरबार में जा रहा है। जब मुगलों के दरबार में जाएगा, जहांगीर के दरबार में जाएगा, तो जहांगीर के दरबार में जाने के बाद जो है जहांगीर इसको गिफ्ट देगा। और यही क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था कि तुजु के जहांगीरी के अनुसार, ठीक है, जहांगीर ने एक हाथी और एक घोड़ा किस पंवार वंशीय शासक को प्रदान किया था। तो ध्यान रखना, जब आपका जहांगीर के दरबार में जो है आपका श्याम शाह जाएगा, तो इस श्याम शाह की इज्जत करते हुए जहांगीर इसको क्या करेगा, एक हाथी और एक घोड़ा एज अ गिफ्ट देगा। जब जहांगीर कहा गया आपका इसके दरबार में जो है, कहां चला जाता है, आगरा चला जाता है। तो अब जहांगीर भी यहाँ आएगा, कहां, गढ़वाल के क्षेत्र में। बताया जाता है कि जहांगीर इसके शासनकाल के दौरान कहां आया था, हरिद्वार के क्षेत्र पे आया था, हरिद्वार की यात्रा पे आया था। तो ये तीन जो आपके स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये बड़े तीन बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है तुजु के जहांगीरी के। जो लास्ट स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी को एक हाथी और एक घोड़ा प्रदान किया। पिछली बार उसने जो है गढ़वाल के राजा का नाम पूछ लिया था, इस बार ये पूछ सकता है कि गढ़वाल के राजा ने जो है, गढ़वाल के राजा को ये हाथी और घोड़ा किसने दिए थे, या किस बुक के अनुसार दिए गए थे। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है इसमें, ठीक है। जहांगीर नामा के ये जो तीन तथ्य है, इन तीन तथ्यों का। अब मैं आप लोगों से पूछूं अगर कि 1620 में तो चलो श्याम शाह जहांगीर के दरबार में चला गया, ठीक है, जहांगीर हरिद्वार भी आ गया 21 में। कुमाऊं के क्षेत्र से कौन था ऐसा बंदा जो जहांगीर के दरबार में गया, और एक बार नहीं गया, 3 बार गया, कौन था? वही तो बताया मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुमाऊं की बात कर रहा हूँ। कुमाऊं के क्षेत्र से कौन गया? लक्ष्मी चंद्र तो था सर। कौन था? चंद्र गया था, लक्ष्मी चंद, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद जो है 1512, 1516, 1520 के दौरान जो है किसके, इस जहांगीर के दरबार में जा चुका था। ये भी आपको जानना। एक अब अगर मैं इस श्याम शाह की और आगे बात करता हूं,
तो श्याम शाह का जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो दिख रहा है आपको 1611 से 1631 का। और कुमाऊं के क्षेत्र में आप लोगों को पता है कि कुमाऊं के क्षेत्र में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था त्रिमल चंद। ठीक है, और इस त्रिमल चंद को मैंने आपको लिखा भी रखा है उस दौरान कि इस त्रिमल चंद को जो है गढ़वाल के क्षेत्र में जो है आपका एक बंदे ने जो है क्या किया था, सहायता प्रदान की थी, जिसका नाम था श्याम शाह। और श्याम शाह के दरबार में था कौन, महिपति शाह, इसका बेटा। उन दोनों ने, तो श्याम शाह और उसके बेटे महिपति शाह ने जो है चंद शासक त्रिमल चंद को अपने दरबार में शरण दी थी। अभी शरण दी थी तो यानी त्रिमल चंद के साथ तो कोई घटना हुई होगी। ठीक है, तो कौन बताएगा मेरे को? पूजा आप बताओ, त्रिमल चंद क्यों आया था गढ़वाल के क्षेत्र में? बताओ। आवाज कट रही है आपकी। हाँ, सुखीराम कार्की या शकराम कार्की, शक। हाँ, और संग्राम कार्की, विनायक भट्ट। अच्छा, और पीरू पीरू हाँ, पीरू गुसाई या पीरू लाला भी कहते हैं इसको। ठीक है, इन तीनों ने जो है आपका क्या कर दिया था, कुमाऊं में एक षड्यंत्र के तहत जो है विजय चंद की हत्या कर दी थी। विजय चंद की जब हत्या होगी तो उसके बाद जो है हत्याओं का एक दौर शुरू होगा। और उस हत्याओं के दौर में त्रिमल चंद जो है भाग के आ जाता है कहा, गढ़वाल के क्षेत्र में। कौन सा ऐसा शासक था जो डोटी के क्षेत्र में चला जाता है, पश्चिमी नेपाल के क्षेत्र में चला जाता है? बताओ बताओ भाई, कौन बताएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, नारायण चंद। हाँ, त्रिमल चंद तो गढ़वाल आता है ना। मैं आपको चंदों को भी तो याद दिला रहा हूँ साथ साथ में। चंद चंद क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा था कि जब आपका दरबार का षड्यंत्र हुआ और उस दरबारी षड्यंत्र में कुमाऊं के क्षेत्र में आपका कौन, जो त्रिमल चंद था, त्रिमल चंद पे जो है हमला किया जाएगा, तो उस हमले के बाद जो है डर जाएगा, डर के गढ़वाल के क्षेत्र में आ जाएगा। हमला कौन कराएगा? मैंने बताया था शकराम कार्की, सुखीराम कार्की भी कहते हैं, संग्राम कार्की भी कहते हैं इस बंदे को, पीरू गुसाई कहते हैं, और एक विनायक भट्ट था बाद में जिसकी एंट्री होती है। ये लोग क्या करते हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में जो मारकाट शुरू कर देते हैं, राजकुमारों की हत्याएं कर देते हैं। तो त्रिमल चंद तो आ गया गढ़वाल के क्षेत्र में। दूसरी तरफ आपका नारायण चंद चला गया कहां के, डोटी के क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र। तो अब अपनी जान बचाने के लिए त्रिमल चंद यहाँ पे आएगा, और त्रिमल चंद जब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद जो है इसकी रक्षा की जाएगी श्याम शाह और इसके बेटे महिपति शाह के द्वारा। अब ये बताओ कि त्रिमल चंद श्याम शाह या महिपति शाह चाहता तो इसको डायरेक्ट जो है आपका क्या बना सकता था, शासक बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। उसके पीछे रीजन क्या थे? उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया था कि ये लोग क्या चाहते थे, गढ़वाल के लोग, कि हमें जो है कुमाऊं का कुछ एरिया दे दिया जाए, खासकर कौन सा, पश्चिमी रामगंगा तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को दे दिया जाए। तो इसी में इनकी सहमति नहीं बनी थी, यही कारण था कि वो पूरी तरह से उसकी हेल्प नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका श्याम शाह का था। दूसरी बात आपकी इसने बता दिया है, लड़की ने, क्या नाम है इसका, रश्मि नेगी ने, कि महिपति शाह के नेतृत्व में केशवराय मठ का निर्माण हुआ था। एक्चुअली देखो, श्याम शाह का जो टाइम पीरियड निकल के आता है 1611 से 1631 निकल के आता है, और 1625 में 1625 के आसपास बताया जाता है कि आपका महिपति शाह पूरी तरह से जो है बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था, और इसका प्रशासन में जो है बड़ा सख्त क्या था, मतलब रुतबा था। तो श्याम शाह शासक तो था, लेकिन काम कौन कर रहा था, इसका बेटा कर रहा था। तो 1625 के बाद, 1625 के बाद सक्रिय रूप से जो है आपका सारे काम कौन करने वाला है, इसका बेटा महिपति शाह करने वाला है। श्याम शाह राजा होते हुए भी आपका राजा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो इसके शासनकाल के दौरान जो है आपका एक बंदा कहां से आया था, केरल से आया था, साउथ से आया था, जिसको नाम था केशव राय। और ये केशव राय जब उत्तराखंड के क्षेत्र में आया तो श्रीनगर के क्षेत्र में जब रुका श्याम शाह के दरबार में, तो जिस क्षेत्र में ये रुका, रात को इसने जहां पे रात गुजारी पेड़ के नीचे, वहां पे इसको स्वप्न हुआ, एक दिव्य स्वप्न हुआ, और उस स्वप्न में भगवान विष्णु ने इसको साक्षात दर्शन दिए कि कहा कि भाई जिस जगह तू लेटा है, सोया है, इस जगह की खुदाई करवाओ, और यहाँ पे जो है मेरी क्या है, एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, एक स्टैचू। तो बताया जाता है कि केशव राय ने फिर जो है ये बात किसको बताई थी, आपका श्याम शाह को बताई थी, महिपति शाह को बताई थी, और फिर महिपति शाह ने इस जगह का खुदा करवाया, यहाँ से वास्तव में एक मूर्ति निकली, और उस मूर्ति के निकलने के बाद यहाँ पे जो है आपका एक मंदिर बनाया गया भगवान विष्णु का, जिसको हम क्या कहते हैं, केशव राय मठ कहते हैं। केशव राय हम केवल इस वजह से कह रहे हैं उसको, क्यों, क्योंकि जो बंदा था जिसने मूर्ति ढूंढी थी उसका नाम केशव राय था, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था। ठीक है, कई लोगों का कहना है कि इस केशव राय मठ का निर्माण जो है केशव राय ने करवाया था, लेकिन किसी दूसरे की पब्लिक पे, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप अपना मकान नहीं बनवा सकते।
ठीक है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है पहले। और ये केशवराय एक संत था, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि ये मठ का निर्माण खुद करता, मंदिर का निर्माण खुद करता। तो अब जो है यहाँ पे मंदिर के निर्माण की अगर मैं बात करता हूँ तो सीधी सी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि केशवराय मठ का निर्माण, जो कि मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट में बता चुका हूँ आपको, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बता चुका हूँ कि केशवराय मठ का निर्माण श्याम शाह के शासनकाल के दौरान महिपति शाह के नेतृत्व में, केशवराय महिपति शाह के नेतृत्व में आपका कराया गया। ठीक है, तो ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। दूसरा एक लाइन मैंने और लिखी है इसमें, मैंने लिखा है कि 1624 में 1624 में आपका एक जो है पादरी था, आपका चर्च का पादरी था, ठीक है, ब्रिटिश पादरी था, अंतोनिया अंद्रादे या अंद्रोदा, ये पहली बार जो है श्रीनगर आया था। ये पहली घटना है उत्तराखंड के गढ़वाल के इतिहास की जब कोई पादरी आपका, कोई मतलब ये समझ लो कि यूरोपियन व्यक्ति जो है श्रीनगर के क्षेत्र में आया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला आपका पादरी कौन था जो या पहला आपका यूरोपीय व्यक्ति कौन था, पादरी कौन था जो श्रीनगर के क्षेत्र में आया था या किसके शासनकाल के दौरान आया था। तो ध्यान रखना 1624 में अंतोनिया अंद्रोदा नाम का एक पादरी श्रीनगर आया था और कई दिन यहाँ रुका था। इसके जान आने के बाद इस बंदे ने एक पादरियों का ग्रुप, जिसको जेसुइट पादरी कहते हैं, उन पादरियों के ग्रुप को इसी रास्ते से जो है तिब्बत के क्षेत्र में भेजा था। लेकिन ये घटना जो है अब जुड़ेगी किससे, आपका महिपति शाह से। क्यों? क्योंकि 25 के बाद तो महिपति शाह का दौर शुरू हो जाता है, मोटा मोटा दौर जो है, मतलब नाम किसका है, श्याम शाह का है, लेकिन काम किसका है, महिपति शाह के। तो एक तो ये हो गया कि एक पादरी आ गया और पादरियों के ग्रुप को तिब्बत भेजा जाएगा, एक बार नहीं भेजा जाएगा, कई बार भेजा जाएगा। दूसरी तीन आपकी ये लाइनें हैं, ये लाइनें जो है आपकी बिल्कुल ऐसे ही पूछी जाती हैं। इसको गढ़वाल के तुगलक की संज्ञा दी जाती है। अब गढ़वाल का तुगलक इसको किस अर्थ में कहते हैं, ये बात इतिहासकारों ने बताई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुगलक तो बहुत खर्चीला आदमी था, तुगलक ने तो तरह तरह की नीतियां अपनाई थी। तो चंदों का अगर मैं तुगलक की बात कर रहा हूं तो मेरे को बताएगा विवेक, चंदों में चंद वंश का तुगलक कौन था, चंद वंश का तुगलक कौन था विवेक? चंद्रवंश का, हाँ रुद्रचंद था शायद। बहुत बढ़िया, रुद्रचंद था। देख लो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने लग गए हो, ठीक है ना। और ये पूजा सनोज बताएगा मेरे को, सनोज से मैंने कुछ नहीं पूछा। चंद्रवंश का तुगलक किसको कहा जाता है? माइक ऑफ, क्या यार, माइक ऑफ। सनोज सिंह रावत जी बताओ, चंद्रवंश का तुगलक, कॉपी नहीं खोलनी, तुरंत बताओ। शुभम नेगी, शुभम याद नहीं आ रहा, किसको याद है? देवीचंद। देवीचंद ये बोला, बस यही लड़की बोलती है, अरविंद बोलता है यहाँ पे, या फिर अदिति बोलती है, बाकियों ने तो मौन व्रत धारण कर रखा है। मेरे को ये बताओ तृप्ति, आपका कुमाऊं का विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रवंश का विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? तृप्ति बलूनी। सर पता नहीं, भूल गई। पता नहीं, भूल गई। अभी बताया तो था, देवीचंद था ना, देवीचंद को चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है, चंद्रवंश का क्या बोला जाता है, इसको चंदों का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को भूलो मत, बार बार अगर याद करो। और मेरा ये टॉपिक नहीं था, मैं तो डायरेक्ट जो है आप लोगों को आगे बढ़ाता, लेकिन मैं अगर आपको बार बार याद दिला रहा हूँ तो आज आपका काम क्या होना चाहिए कि अगर मैं दो शासक यहाँ के पढ़ा रहा हूँ तो आप दो शासक इनके साथ जो रिलेटेड है, जिनका नाम आ रहा है, उनको भी साथ साथ में पढ़ो, ताकि आपका रिविजन होता रहे साथ साथ में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको जो है आपका गढ़वाल का तुगलक की संज्ञा दी जाती है। एक इसकी मौत, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा शासक था पंवारों का जिसने जो है अलकनंदा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बताया जाता है कि श्याम शाह ने अपने जीवन के अंतिम काल में जो है क्या कर दिया था, अलकनंदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, इसकी डेथ हो गई थी। आपने एक पुस्तक का नाम मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वास्तु शिरोमणि, ठीक है, वास्तु शिरोमणि लिखी थी शंकर ने, और शंकर इसका जो है आपका दरबार में आपका रहता था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो शंकर था आपका, ठीक है, वो शंकर जो है आपका किसके दरबार में निवास करता था, किसके दरबार में था आपका, इसी श्याम शाह के दरबार में निवास करता था। और इसी शंकर ने श्याम शाह के दरबार में वास्तु शिरोमणि जैसे ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ की रचना करने के बाद हमें यह पता चला कि केशवराय मठ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, श्याम शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था, और महिपति शाह के द्वारा कराया गया था केशवराय मठ की उपस्थिति में।
तो शंकर की जो वास्तु शिरोमणि है वो चर्चा करती है, वो बात करती है यहाँ के उत्तराखंड के क्षेत्र के श्रीनगर के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कंस्ट्रक्शन की, जो इन्होंने छोटे छोटे मंदिर बनवाए होंगे, ठीक है, या जो भी आपके महल बनवाएंगे वो उनकी समीक्षा करती है। वो केवल इसकी नहीं करेगी कि श्याम शाह की करेगी, श्याम शाह से पहले या श्याम शाह के इसके जीवन काल के दौरान जो जो शासक आएंगे उनके दौरान जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उन निर्माण कार्यों की इसने बात की है। तो ये था आपका कौन, क्या नाम है इसका, श्याम शाह। तो श्याम शाह तक का जो दौर है आपका, वो दौर तो आपका मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको जो है कोई दिक्कत होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फैक्ट तो इसमें है नहीं, अभी इसमें ज्यादा फैक्ट है नहीं। अब जो अब नया शासक शुरू होगा उससे जो है आपके फैक्ट ज्यादा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फैक्ट ज्यादा कैसे शुरू होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो शासक बना आपका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा आपसे क्योंकि मुझे लग रहा है ये ओवर हो जाएगा। क्यों, अब आपको जो आज से पढ़ना है, आज से आपको चंदों को, किसको, कल नहीं बोला था मैंने, मैं आज बोल रहा हूँ कि आज से आपको चंदों को पंवारों के साथ रख के पढ़ना है। जो चीजें बार बार आ रही है, देखो लक्ष्मीचंद का नाम बार बार आ गया, लक्ष्मीचंद के साथ रुद्रचंद का नाम आ गया, रुद्रचंद का के साथ जो है हुसैन खान टुकड़िया का नाम आ गया ऊपर, ठीक है, पुरुष पंत का नाम आ गया। तो इन चीजों को रिपीट करो, इनको जितनी बार रिपीट करोगे मैं बता रहा हूँ उतना ज्यादा क्लियर होता रहेगा आपका। नहीं तो मेरा क्या था, मैं तो फटाफट पढ़ा के निकल जाता। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम मेरे से बाहर निकलो यहाँ से, तुम ऐसे निकलो कि तुम्हारी चीज पे टिप्स दो। मेरा एक लड़का, मेरा एक दोस्त का मेरा एक स्टूडेंट था, नाम है उसका, लड़के का क्या नाम है, कार्की है, ठीक है, शायद ये लड़का जानता होगा, सनोज सिंह रावत, ठीक है, कुमाऊं का है लड़का, कविंद्र सिंह कार्की स्टूडेंट था, K2 में पढ़ता था। वो लड़का एक दिन जो है किसी इंस्टीट्यूट में चला गया, तो वहां पे उसने पेपर दिया, उसने पढ़ने में अच्छा था ही, वो ज्ञान भी था उसको पहले से, ठीक है, उसने किसी सेंटर में एग्जाम दिया, उसके 100 में से 98 नंबर आ गए उत्तराखंड में, 98। तो वहां पे सारे लड़के हिल गए कि यार इसको इतना ऐसा कैसा पता है। वो क्लास में जा रहा था तो क्लास में कुछ भी उसको पूछे तो फट से, सर हमने तो ये पढ़ा है। तो बोला तुमसे कहां से पढ़ा है। तो वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है, उस बंदे ने वो मेहनत करी। तो कल के दिन अगर तुम कहीं जाते हो तो कम से कम, और नहीं तो कम से कम तुम्हें ये तो रहेगी यार कोई बंदा है, कोई अदिति है, कोई पूजा है, कोई रश्मि है, कोई तृप्ति है, कोई विवेक है, जो बंदा जो है क्या है वहां से पढ़ा हुआ और इसको बहुत नॉलेज है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने बताया ना कि कुएं के मेंढक, अभी अरविंद यहाँ पे टॉप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रश्मि टॉप कर रही है। तो अभी क्या है आपके पास ग्रुप क्या है, 14 बच्चों का होता है। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के जो फॉरेस्टर का जो पेपर आ रखा है, जो विज्ञप्ति आ रखी है, जिसको हम 316 पद कह रहे हैं, अगर उसमें 316 पद हो भी जाते हैं तो तुम्हें पता है कितने फॉर्म भर रखे हैं, 40,000 फॉर्म है उसमें अभी तक। तो उन 40,000 के बीच में आपका कंपटीशन है, तब पता चलेगा। 14 बच्चों में अगर आप जो है अव्वल आ रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं कुएं का मेंढक, है ना। अपना जिस तालाब में रह रहा है उस तालाब का वो शेर हो गया। मैं उसको तब समझूंगा जब वो देहरादून के बड़े बड़े जो सेंटर्स है, आपको उन सेंटर में जो है क्या करे, अच्छा परफॉर्म करे। जैसे मैं कविंद्र की बात कर रहा हूँ, उसकी आदत है वो हर जगह पेपर देने घुस जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, और तब वो अपनी एनालिसिस करता है कि हाँ यार मैं अब शायद ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कतई कोई ऐसा कॉन्फिडेंस ना रखे कि मेरे ज्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन मैंने नहीं देना है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो सिलेक्शन आपका आयोग ने करवाना है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो है अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज